ओके सर। पहला क्वेश्चन है आपका न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है ना। इसमें जो एलिमेंट्स अरेंज करे थे उन्होंने किस बेसिस पे किए थे? क्या एटॉमिक मास लिया था, एटॉमिक नंबर लिया था, या कुछ और लिया था, रेडियस लिया था? तो क्या लगता है, क्या मास लिया होगा? तो पहले क्या हो रहा था कि जो शुरू के हमारे साइंटिस्ट थे वो ज्यादातर मास पे ही रहते थे, ज्यादातर मास की ही बात करते थे, यहां तक कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव आया। हाँ जी सर, इन्होंने नंबर लिया। नंबर लिया? यस सर। अच्छा, कैसे? सर क्योंकि जब हम लोग एक एलिमेंट पे जो रिपीट हो रही है प्रॉपर्टी, हाँ जी, तो एक पीरियड की प्रॉपर्टी मैच करती है। तो क्योंकि पीरियड में भी शायद देखो इन्होंने एटॉमिक मास के हिसाब से रखे थे, कम से ज्यादा होते हुए। तो जब एटॉमिक मास कुछ भी हो सकता है, मान लो कि किसी का था 1, किसी का 3, किसी का 5, हम ऐसे इन जनरल मान रहे हैं, ठीक है, किसी का 8, किसी का 9। जब इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको लगाया तब इन्होंने ये देखा कि जो पहला वाला एलिमेंट आ रहा है और जो 8वां वाला एलिमेंट आ रहा है, वो जो भी हो, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम है या सिमिलर है, एक जैसी मिलती जुलती प्रॉपर्टीज हैं। होता क्या था कि सारे गामा पादा नी सा तो सुना ही होगा, ठीक है ना। तो सारे गामा पादा नी, और उसके बाद फिर क्या आ जाता है, सा। तो कितनी बार, कितनी देर के बाद रिपीट करता है? 8वें नंबर पे जाके सा अपने आप को फिर से रिपीट करता है, ठीक है। यही लॉजिक लगाया था म्यूजिक वाला, और बड़े ही म्यूजिक के प्रेमी थे ये, तो इन्होंने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। इन्होंने ये कहा था कि एलिमेंट जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट करती हैं, अगर उन्हें अरेंज किया जाए इस तरीके से कि सारे गामा पादा नी, इस तरीके से अरेंज कर दिया जाए, रिपीट कर जाएंगे, ठीक है। जैसे इसको लिखो सा रे गा मा पा ध नी, ठीक है, तो फिर सा आ जाएगा। यहां पर क्या हो रहा है, 8वें नंबर पे आके प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो रिपीट कर रही हैं, ठीक है ना। ये एटॉमिक मास को इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया था, ना कि एटॉमिक नंबर को। अगर एटॉमिक नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लेते तो बात ही क्या होती। एटॉमिक मास के बारे में बात करी इन्होंने, और मेंडलीव ने भी एटॉमिक मास के बारे में ही बात की थी। मेंडलीव ने भी एटॉमिक मास के बेसिस पे ही अपना पीरियोडिक टेबल पूरा बनाया था। उसके बाद जाके कहीं आगे, मतलब और ज्यादा जब उस पर काम हुआ, एक्सरे स्पेक्ट्रा निकाले गए एलिमेंट्स के, तब एटॉमिक नंबर की बात आई, उससे पहले नहीं आई थी। अच्छा, इनका नाम सुना है, डॉबेरिनर का? शायद। क्या किया था इन्होंने? इन्होंने भी कुछ पीरियोडिक टेबल से मिलती जुलती बात कही थी। अच्छा, ट्रायड, हाँ ठीक है। इन्होंने भी पीरियोडिक टेबल से ये था कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो मीन आता है एलिमेंट के एटॉमिक मास के, तो ये फर्स्ट वाला कौन सा होगा, थर्ड वाला कौन सा होगा, ये कैसे पता चलेगा? सर ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज इन्होंने Li Na और इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक जैसी प्रॉपर्टी, मतलब सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स उठाए, ठीक है। उसमें इन्होंने अरेंज किया, पहले कम मास वाला, फिर ज्यादा मास वाला, फिर उससे ज्यादा मास वाला। इन्होंने ये कहा कि मान लो अगर मैं 3 एलिमेंट्स को अरेंज करता हूं, पहले कम मास वाला, फिर ज्यादा मास वाला, फिर उससे ज्यादा मास वाला, और इन तीनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर है, तो होगा क्या कि पहले का जो मास है और तीसरे का जो मास है, पहले का जो मास है और तीसरे का जो मास है, इसका जो मीन आएगा, इसका जो एवरेज आएगा, वो किसके बराबर होगा? बीच वाले के मास के, मतलब बी के मास के। तो मास जो बी का होगा वो मास ऑफ ए और मास ऑफ सी का मीन होगा, मतलब एवरेज होगा। ये बात कही ट्राइड की, कैसे करके देखी, आइए देखते हैं। इन्होंने ये कहा कि जैसे लिथियम है, लिथियम 7 है, पोटेशियम 39 है, तो 7 और 39 को आप ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, मतलब इसका निकाल लो एवरेज, तो नंबर आ गया 23। और 23 किसका एटॉमिक मास होता है? सोडियम का, ठीक है। इनका ट्रायड ऐसे ट्रायंगल के रूप में आप याद रखिएगा कि जो 2 हैं उनका जो एवरेज होगा वो तीसरे का एटॉमिक मास होगा, और इन तीनों की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो कहाँ क्या होंगी? सिमिलर होंगी,
बिल्कुल सही बात है। अब तीनों की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सेम होती हैं। अच्छा बताओ जरा क्या प्रॉपर्टी होती है लिथियम और सोडियम पोटेशियम की? एक ही ग्रुप में रखे गए हैं, तो बताइए क्या प्रॉपर्टी होती है जो सिमिलर होती है? सेम वैलेंसी। और कोई केमिकल प्रॉपर्टी जो सेम होती हो? सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि कौन सी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ऐसी जो सेम होती हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की? सर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स। चलो वो तो इलेक्ट्रॉन हो गया, दिखने में बताओ। अब मान लो तुम्हारे सामने 3 रख दिए गए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। सर ये है लस्ट्रस मेटल। अच्छा लश्रस मेटल्स हैं। अच्छा लश्रस ज्यादा होते हैं डी ब्लॉक वाले। चलो आगे मैं दिखाऊंगा तुम्हें क्या प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, ये डाउट क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, भाई सबको पता है ये तो, मतलब एकदम ऐसा क्वेश्चन है कि मतलब 1000 बार तुम लोगों ने देखा होगा कि किसकी पोजीशन ऐसी होती है जो कंट्रोवर्शियल होती है? बताओ। हाइड्रोजन की। भाई सिंपल सी बात है, ये H+ भी बना लेता है, ये कुछ भी बना लेता है, मतलब ये जैसे कि हैलोजन की तरह ये भी बना लेता है, हैलोजन की तरह ये भी बना लेता है। ठीक है, और जैसे फ्लोरीन, जैसे क्लोरीन, तो हैलोजन क्या कर रहे हैं? सिंगल बॉन्ड से जुड़ के मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो वो भी हाइड्रोजन बना रहा है। और हाइड्रोजन क्या कर रहा है? हाइड्रोजन जो है वो प्लस आयन बना रहा है। तो ये प्रॉपर्टी इनकी नहीं होती है, ये प्रॉपर्टी होती है ग्रुप 1 वालों की। तो ग्रुप 1 वाली प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है और ग्रुप 17 वाली प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है। मतलब बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है इसकी पोजीशन। ये है इसकी राम कहानी लिखी हुई कि भाई ये वाली प्रॉपर्टी भी शो करता है, ग्रुप 1 वाली भी, और हैलोजन्स वाली प्रॉपर्टी भी शो करता है। अच्छा तुम्हें ये पता है कि ग्रुप जो हैलोजन वाला है उसे हैलोजन क्यों बोलते हैं? ग्रुप 17 को हैलोजन क्यों बोलते हैं? सर सी एलिमेंट्स हैं। हैलो मतलब सॉल्ट। अच्छा हैलो मतलब सॉल्ट, और वो एलिमेंट जो सॉल्ट बनाए वो हैलोजन तो प्रोड्यूस करते हैं। हाँ ठीक, वो बनाए, वो प्रोड्यूस करें, वो हो गए आपके हैलोजन। ठीक है, सही बात है। अच्छा ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये तुम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा होगा कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी लूज कर रहा है या एनर्जी गेन कर रहा है तो वो अपनी ऑर्बिट चेंज करता है या नहीं करता? यस सर। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है तो वो किस ऑर्बिट में चला जाता है? जंप करके नेक्स्ट शेल में चला जाता है। और लूज करता है तो कहां आ जाता है? बैक शेल में आ जाता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये आसपास घूम रहा है। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा तो बाहर वाली शेल में चला जाएगा। ठीक, यस। अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा तो वापस अंदर वाली शेल में चला जाएगा। तो ये कौन सी एनर्जी होती है जो ये लूज करता है या गेन करता है? क्या एक आईपी होती है, एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। नहीं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो गेम ही अलग है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो गेम ही अलग है। अब नहीं, हमने क्या करा, हमने एक केस ऐसा लिया जिसमें इलेक्ट्रॉन जो था वो पहली शेल से दूसरी शेल में जंप करके चला गया। ठीक है, फिर एक केस ऐसा लिया कि थोड़ी देर के बाद उसका मन नहीं लगा बाहर वाली शेल में, वापस अंदर वाली शेल में आ गया। तो जब यहां वाली शेल से दूसरी वाली शेल में गया होगा तो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी। ठीक, और जब वापस अंदर वाली शेल में आ रहा है तो एनर्जी क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है, छोड़ रहा है एनर्जी। तो ऐसा क्यों कर रहा है इलेक्ट्रॉन, बता सकते हो? बता सकते हो? कोई लॉजिक, कोई दिमाग में आ रहा हो? सर लोअर एनर्जी शेल्स जो होते हैं वो उनमें लो एनर्जी होती है, हायर में हाई होती है। तो जब हाई टू लो आएगा तो रिलीज क्यों होती है वो हाई एनर्जी, क्यों होती है वो लो एनर्जी? इसके बारे में स्टडी की है? चलो अभी इतना दिमाग मत लगाओ, तुम्हारे लेवल पे इतना रिएक्शन हो सकता है न्यूक्लियस का। बिल्कुल ठीक है। देखो ऐसा है, सुनो, बहुत सिंपल सी बात है, बिल्कुल फील करना है इस चीज को। एक न्यूक्लियस के आसपास बेचारा इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को अगर तुम्हें खींच के बाहर ले जाना है इस न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से, कि मतलब इस न्यूक्लियस से इसका कोई लेना देना ना रह जाए, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी खींचने के लिए या नहीं लगानी पड़ेगी? यस सर। जब एनर्जी लगाओगे तुम, मतलब एनर्जी दोगे, तब ये दूर जाएगा।
तो पहले दूर जाने की जो प्रोसेस होगा उसमें पहले ये हो सकता है इस वाली शेल में चला जाए, अगर ज्यादा एनर्जी ना दे पाए, बहुत एनर्जी थी क्या पता बहुत आउटर शेल में चला जाए, अगर तुमने बहुत ज्यादा एनर्जी दे दी तो बिल्कुल इसके डोमेन से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी तुम दे रहे हो तब इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ आ रहा है। अभी फील करने के लिए इतना बताया है, अदरवाइज पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों एनर्जीज होती हैं इस इलेक्ट्रॉन की, और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो माइनस में होती है। क्या तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? अगर दो चार्ज पार्टिकल क्या होता है बताओ? ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें एक चार्ज जो है वो पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज क्या है? नेगेटिव है। तो ओवरऑल जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आती है ओवरऑल वो आती है नेगेटिव में। किसमें आती है? नेगेटिव में। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन आसपास घूम रहा है इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी? नेगेटिव। अगर इसकी एनर्जी नेगेटिव है तो जब तुम इसको एनर्जी दोगे तब इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? मतलब मान लो कि इसकी एनर्जी थी -10, जो भी थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, जो भी थी अपने मन में सोच लो एक वैल्यू -10, तो अगर इसको तुमने +10 एनर्जी दे दी तो इसकी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। और ये इलेक्ट्रॉन उस वक्त जब इसको +10 एनर्जी मिलेगी इस न्यूक्लियस से बहुत दूर चला जाएगा। समझ गए? और वापस जब ये इलेक्ट्रॉन इस शेल में आएगा तो उतनी ही एनर्जी रिलीज करेगा। इसीलिए जब क्या होता है कि जब क्लोरीन एटम के पास इलेक्ट्रॉन आता है, तो जब क्लोरीन एटम के पास इलेक्ट्रॉन आता है तो जब इसके शेल में आ जाता है, इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है वहां पे चला जाता है इलेक्ट्रॉन, तब सिस्टम की एनर्जी या उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाती है? माइनस। उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी? भाई इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के आसपास आ गया तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? माइनस। और पहले एनर्जी क्या थी? कुछ भी नहीं, 0। तो अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर माइनस हो गई, पहले 0 थी और अब किसमें हो गई? माइनस हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब ये हुआ है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी माइनस हुई है तो एनर्जी रिलीज हुई है, कहीं ना कहीं एनर्जी रिलीज हुई है। तो वो जो एनर्जी कहीं ना कहीं रिलीज होती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो ये तो समझ में आता ही है कि इलेक्ट्रॉन जब बाहर वाली शेल से अंदर वाली शेल में जाएगा, जब अपनी ऑर्बिट चेंज करेगा, हाई से लो में आएगा, तो एनर्जी को क्या करेगा? एमिट करेगा, निकालेगा अपने पास। ठीक, क्योंकि यहां पर एनर्जी जो है वो ज्यादा है और यहां पे एनर्जी अंदर वाली शेल में जो है वो कम है। अगर यहाँ -10 होगी तो यहाँ -7 होगी। समझाने के लिए बता रहा हूँ, कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है। -7 से -10 जाएगा तो कितनी एनर्जी रिलीज कर देगा? 3, है नहीं? समझ में आया या नहीं आया? यस सर। बहुत जल्दी में बता दिया ये, वरना ये बहुत लंबा टॉपिक है, करीब 1 घंटा यही ले लेता है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कैसे चलती है, कैसे वर्क करती है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं? अगर कोई डायरेक्टली पूछ ले तो क्या बताओगे? फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 18 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, कैसे पता? कोई ट्रिक या कुछ तरीके से याद किया है या बस देखते देखते याद हो गया? सर 2, 8, 18, 18, 32, 32। चलो ये भी ठीक है, 18 होते हैं फिफ्थ में, और सिक्स्थ में आ जाएंगे 32 और सेवन्थ में भी 32। कैसे होते हैं देखो, एक तो ये डी ब्लॉक के हैं। ठीक है, तो डी ब्लॉक वाले अलग गिन लिया करो, एस ब्लॉक वाले 2 होते हैं। ठीक, और पी ब्लॉक में कितने होते हैं बताइए भाई? 6 पी ब्लॉक में हो गए। हम अलोंग का पीरियड जा रहे हैं तो 6 किस में हो गए? पी ब्लॉक में। 2 किस में हो गए? एस ब्लॉक में। और 10 हो गए आपके डी ब्लॉक में। और आपका डी ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है चौथे पीरियड से। तो चौथे में और पांचवें में क्या हो जाएगा आपके? टोटल 2 + 8 + 10। ठीक है ना, 2 + 6 + 10 18। ये बताओ, शुरू के जो 20 एलिमेंट होते हैं उसको याद करने का कोई ट्रिक अभी पता है या नहीं पता है? सर ऐसे ही रख लिया है। अच्छा, एक बहुत सिंपल सा है, हाय हेलो लिसन,
BBC News on Friday night. Hi, hello. Hi, hello. Listen. BBC News on Friday night. ये हो गए शुरू के आपके 10 एलिमेंट। बोलिए एक बार ये चीज बोलिए आप लोग। हाय हेलो लिसन, BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। हाय हेलो लिसन, BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। कभी गलती नहीं होगी, बिल्कुल टेंशन खत्म। उसके बाद नीचे वाले अगर याद करने, यहां 10 तक तो काम हो गया अपना। अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे देखिए, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और कीमती कार। भाई ये ऐसी चीजें हैं जो नुकसान पहुंचाती हैं। पेप्सी भी कोई साइड इफेक्ट कर रही है, सोडा भी कर रही है, कोला भी कर रही है, तो मत मांगो इसे। ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और क्या ना मांगो, कीमती कार। देखिए, ना मतलब सोडियम, मांगो मतलब मैग्नीशियम, फिर उसके बाद क्या जाता है, एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन। देखिए, ना मांगो अल्लाह से, यहां तक आ गया सिलिकॉन। उसके बाद पेप्सी, सोडा, कोला, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, ठीक है ना। और उसके बाद और मतलब आर्गन। फिर कीमती कार, कीमती कार मतलब पोटेशियम और कैल्शियम। तो बोलो एक बार। ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और कीमती कार। हाँ भाई, तो इस तरीके से बहुत आसानी से तुम्हें 20 तक तो याद रहेंगे ही रहेंगे। और बाकी ग्रुप्स के तुमने अपने कुछ बना रखे हैं या नहीं बनाए अभी तक? ग्रुप्स के कुछ निमोनिक्स बना रखे हैं ग्रुप्स याद करने के? यस सर, फर्स्ट, सेकंड और 17 और लास्ट कर याद है। अच्छा, फर्स्ट वाला कैसे याद होता है? ली ना की आगे कैसे बोलते हो? रूबी से फ्रेंडशिप या लीना की रब से फरियाद? ये फर्स्ट वाला कैसे याद करते हैं? यस सर। ठीक है, और उसके बाद सेकंड वाला? अच्छा, ये सेकंड वाला कैसे याद करते हो? इसका निमोनिक क्या है? एलिमेंट के नाम से याद किया सर। अच्छा, ऐसे कुछ निमोनिक नहीं बनाया है तो मैं निमोनिक बता रहा हूं, लिख लेना, ठीक है ना, नोट डाउन कर लेना। इसकी है ली ना की रूबी से फ्रेंडशिप, ठीक है। बेगम का सर बड़ा, एक बेगम है जिनका सर बड़ा है, बेगम का सर बड़ा, और गम को उल्टा कर दो, बेमग कर दो बस यहां पे, ठीक है। तो बेमग का सर बड़ा। थर्ड देखो, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। एक ग्रुप के हो गए ये, ठीक है। इसका कैसे याद करा है तुमने, कार्बन को, सिलिकॉन को? सर इसको याद किया। अच्छा। शशि कपूर याद है? शशि कपूर एक हीरो थे हमारे यहाँ बॉलीवुड में। तो शशि जो थे वो अपने बेटे के साथ, अपने सन के साथ कहाँ गए? पब में गए। तो शशि गए सन के साथ पब, तो ये हो गया शशि गए सन के साथ पब, ठीक है ना। फिर नाइट्रोजन देखते हैं, ना पूछो ऐसे सब भाई, ऐसे भाई हैं उनके बारे में पूछो ही मत, बड़े बिगड़े भाई हैं ये। ना पूछो ऐसे सब भाई, ठीक है। और जब तुम्हें कभी नकल करनी हो एग्जाम में तो क्या बोलते हैं? उससे टीपो, उससे टीपो, ठीक है ना। और आखिरी में भाई ये है फसल, एक फसल है, बहुत फसल है खेत में उगी हुई, और वहां पर क्या आ गई है? बरैयां आ गई हैं, तो फसल बर्री, FCLBRI, ठीक है। और इसका बड़ा अच्छा है, इसका है एक लड़की, उसका नाम है हनी, ठीक है। तो हनी आकर, हानी आकर जर से दौड़ी, दौड़ी मतलब रन, ठीक। हनी आकर जर से दौड़ी, इसकी मैं अलग से पूरी बना दूंगा वीडियो, तो कि शेयर कर दूंगा पब्लिक में, ठीक है ना। अभी आगे बढ़ते हैं। शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा होगा? शॉर्टेस्ट पीरियड वो होगा जिसमें सबसे कम एलिमेंट होंगे, तो वो सबसे पहला पीरियड होगा जिसमें एक हाइड्रोजन होगा और एक
हीलियम होगा, ठीक है। हाँ जी भाई, फर्स्ट। अच्छा, डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है, इसके बारे में कुछ पता है, थोड़ा बहुत आइडिया है? डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है? बेरिलियम जो है वो डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ शो करता है? इन चारों में से क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? सर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। पहले तो ये जानते हैं कि डायगोनल रिलेशनशिप ये है क्या, ठीक है, फिर आते हैं कि आंसर क्या होगा। देखो, अभी हमने तुम्हें याद कराया लिथियम सोडियम लीना की, ठीक। उसके बाद क्या आ जाता है? बे मग का, ठीक है। ये दो ग्रुप्स हो जाते हैं एस ब्लॉक के। उसके बाद सीधे पी ब्लॉक पे जंप करते हैं, मेन एलिमेंट्स पे रहते हैं अभी। तो मेन एलिमेंट में उसके बाद क्या आता है? बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक। तो बोरॉन के नीचे क्या आता है? बैगन, आलू, एल्यूमिनियम। तो होता क्या है कि जब हम अलोंग द पीरियड बढ़ते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या कम होता है कि बढ़ता है? कम होता है। कम होता है। तो बोरॉन का जो एटॉमिक रेडियस होगा वो बेरिलियम से थोड़ा क्या होगा? कम होगा। लेकिन एल्यूमिनियम पे जब जाएंगे तो वो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? थोड़ा सा बढ़ेगा। तो यहां पर जो प्रॉपर्टी कम हो रही है वही प्रॉपर्टी सेम यहां पे क्या हो रही है? यहां पे जो प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है वही सेम प्रॉपर्टी क्या हो रही है? यहां पे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से सिर्फ इसी वजह से कि कुछ प्रॉपर्टीज अलोंग द पीरियड कम होती हैं और अलोंग द ग्रुप बढ़ती हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ले लो आप, एटॉमिक रेडियस मैंने समझाने के लिए रखा आपके सामने, फील अच्छा आता है एटॉमिक रेडियस से। तो क्या होता है कि ये वाला जो एलिमेंट है वो इस वाले एलिमेंट की तरह थोड़ा थोड़ा कुछ प्रॉपर्टीज को शो करने लगता है, ठीक है। तो बेरिलियम जो है वो एल्यूमिनियम की तरह शो करने लगेगा, बोरॉन सिलिकॉन की तरह शो करने लगेगा, ठीक है। तो ये जो लिथियम है वो मैग्नीशियम की तरह शो करने लगेगा। तो एक डायगोनल नहीं बन रही है। डायगोनल क्या होती है? तिरछी रेखा। तो ये जो डायगोनल बन रही है इस वजह से इसको बोला जाता है डायगोनल रिलेशनशिप। तो अगर कोई पूछे लिथियम किसके साथ शो करता है, भाई मैग्नीशियम के साथ। बेरिलियम किसके साथ शो करता है? एल्यूमिनियम के साथ। ये चीज क्लियर हुई कि कैसे लिखना है इसको? ये लिखा भी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। अच्छा, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं ये पता है? Yes, sir. Lies and attracts. अच्छा, क्यों कहते हैं इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट? चलिए जानते हैं। Have the same properties. रुको मैं बताता हूँ, ऐसे नहीं। पीरियोडिक टेबल में कुछ एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ठीक, कुछ पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं ये होते हैं ट्रांजिशन। क्या होते हैं? Transition. ठीक है। इन्हीं डी ब्लॉक्स में छठे और सातवें पीरियड में कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको अलग से लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे इकट्ठा हम 14 एलिमेंट्स को लिख नहीं पाएंगे ना। इनको अलग से लिखा जाता है जो कि होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये ट्रांजिशन होते हैं और ये होते हैं इनर ट्रांजिशन, ठीक। क्यों होते हैं? इनकी जो देखो एस और पी में क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल क्या होती है? इनकम्प्लीट होती है, ठीक है, ऑलमोस्ट लगभग सब में। डी ब्लॉक में क्या होता है कि आउटर मोस्ट तो इनकम्प्लीट होती है, उसके एक जो अंदर वाली शेल होती है, अगर आउटर मोस्ट शेल nth शेल है, अगर आउटर मोस्ट nth शेल है, तो पी ब्लॉक में क्या होगा कि ये जो nth शेल होगी यही इनकम्प्लीट होगी। लेकिन डी ब्लॉक में क्या होगा कि जो n-1 वाली जो शेल होगी वो भी इनकम्प्लीट होगी। तुम लोगों ने ऑफबाउ प्रिंसिपल पढ़ा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफबाउ? No, sir. चलो छोड़ो। एफ ब्लॉक में क्या होता है कि nth शेल भी इनकम्प्लीट होती है, जो आउटर मोस्ट शेल है, उसके अंदर वाली भी इनकम्प्लीट होती है और उसके भी अंदर वाली इनकम्प्लीट होती है, ठीक है। तो ये तो मेन एलिमेंट हो गए, ये हो गए आपके ट्रांजिशन और फिर ये हो गए आपके इनर ट्रांजिशन। ये शेल्स हैं, ये जैसे न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के आसपास शेल्स हैं ये, ठीक। तो nth शेल इनकम्प्लीट है तो P, n-1 और ये n दोनों इनकम्प्लीट है तो D, और n-2 वाली भी इनकम्प्लीट है तो इनर ट्रांजिशन। तभी तो इनर नाम रखा गया और अंदर चले गए, ठीक है ना। Yes. शॉर्टेस्ट पीरियड भाई पता ही है सबको, फर्स्ट पीरियड होता है हाइड्रोजन और हीलियम।
अच्छा, मेंडलीव ने जब अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी तब जानबूझ के उन्होंने कुछ जगह पर गैप्स छोड़ दिए थे, कुछ जगह पे खाली जगह छोड़ दी थी। ये छोड़ दी थी कि कल को आने वाले वक्त में कोई ऐसे साइंटिस्ट आएंगे या कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होंगे जिससे वो एलिमेंट्स आप खोजिएगा। मतलब उन्होंने एक अंदाजा लगा लिया था कि ये एलिमेंट्स जरूर पाए जाते होंगे और ये आप खोजिएगा। तो वो अंदाजा उन्होंने लगाया था अपनी कैलकुलेशंस के ऊपर। उस कैलकुलेशन के बेसिस पे उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल बनाया था। तो कुछ गैप्स मेंडलीव ने छोड़े थे। तो वो बहुत बड़ी एक उपलब्धि माना जाता है मेंडलीव के इस काम को, ठीक है ना। ये तो पता ही होगा कि मेंडलीव ने एक पीरियोडिक टेबल बनाई थी और वो एटॉमिक मास के बेसिस पे बनाई थी, ये भी पता होगा। यस सर। तो कुछ गैप्स छोड़े थे उन्होंने। क्या क्या गैप्स छोड़े थे? जैसे उन्होंने बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम तो बता दिया, पर उस टाइम तक डिस्कवर नहीं हो पाया था, ठीक है। गैलियम डिस्कवर नहीं हुआ था। जब गैलियम डिस्कवर नहीं हुआ था, उन्होंने ऐसे करके गैप छोड़ दिया था कि आप आगे चल के डिस्कवर कर लेना। मतलब आने वाली फ्यूचर जनरेशन को बता के कहते कि भैया ये डिस्कवर कर लेना, छोड़ मत देना इनको। और वैसा ही हुआ। और जो प्रॉपर्टीज उन्होंने बताई थी कि इन एलिमेंट्स की निकलेगी, वही प्रॉपर्टीज निकली उन एलिमेंट्स की। तो ये बहुत अमेजिंग काम किया था उन्होंने, मेंडलीव ने। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो किसने दी थी? मेंडलीव ने दी थी क्या? हेलो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी थी? पता है किसी को? देखो, मेंडलीव ने दी थी एटॉमिक मास पे, और मूजले ने क्या किया? मूजले ने एक्सरे स्पेक्ट्रम यूज किया और सिर्फ एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करते चले गए सारे एलिमेंट्स को, और सबका स्पेक्ट्रम अलग अलग आ रहा था, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये सारा खेल जो है वो एटॉमिक नंबर का है, ना कि एटॉमिक मास का। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मूजले ने दी थी। वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। और हॉरिजॉन्टल वाले को? पीरियड्स। ये तो आसानी है। एम शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? ये एम शेल होती क्या है? सबसे पहले जो शेल आती है वो आती है के, फिर एल, और फिर क्या आती है? एम। तो के सबसे छोटी शेल होगी। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं के में? 2। उसके बाद एल शेल आती है। एल शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8। और उसके बाद आती है एम शेल। तो एम शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 18, 18, मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं थर्ड शेल में, जिसे हमने एम शेल बोला है, ठीक है। मैक्सिमम हो सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। जरूरी नहीं है कि 8 इलेक्ट्रॉन हो और चीज कंप्लीट हो जाए भाई। बहुत बड़े बड़े आइटम है, ऐसे ऐसे आइटम है जिनका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा है, 69, 79, ठीक है। तो उनकी जो थर्ड शेल होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? उसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है। अगर तुमने वो पढ़ा होता, वैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ, थोड़ा सा बताता हूँ। जो पहली शेल होती है, क्या होती है पहली शेल? उसमें एक ऑर्बिटल होती है, एस ऑर्बिटल, ठीक है। उस एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो दूसरी शेल होती है उसमें एस ऑर्बिटल भी होती है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसमें पी ऑर्बिटल्स होती हैं, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे करके जब तीसरी शेल आती है ना, तो ये जो ऑर्बिटल है ये भी बढ़ती जाती है। पहली शेल में छोटी शेल है, मतलब ऐसा समझ लो कि सबसे पहले जो है वो नीचे वाला फ्लोर है। फ्लैट बने हुए, बिल्डिंग बनी है फ्लैट्स की, सबसे नीचे वाला फ्लोर है, ठीक है। सबसे नीचे वाले फ्लोर पे सिर्फ एक ही कमरा है, बाकी पार्किंग वार्किंग की जगह छोड़ रखी है। फिर उसके ऊपर वाले फ्लोर पे क्या है? उसके ऊपर वाले फ्लोर पे 4 कमरे, ठीक है। हर कमरे में 2 बेड पड़े हुए हैं और हर बेड पे एक इंसान आ सकता है। तो इसमें कितने लड़के आ जाएंगे? 2 लड़के। और ऊपर वाले 4 कमरे हैं, तो 4 कमरे में हर एक कमरे में 2-2 आ सकते हैं, तो कितने आ जाएंगे? 8। लेकिन उसके ऊपर वाला जो फ्लोर है ना, उसमें कमरे ज्यादा हैं। जैसे जैसे हम फ्लोर पे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे कमरे बढ़ते जाएंगे। तो ऊपर वाले फ्लोर पे जो है वो 9 कमरे बने हुए हैं। थर्ड फ्लोर पे 9 कमरे बने हुए हैं, तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और चौथे फ्लोर पे जाओगे तो नंबर ऑफ कमरे बढ़ जाएंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाएंगे, पर मैक्सिमम नंबर वाले। हाँ, ये आगे आप 11th क्लास में या फिर हम तो 10th में ही पढ़ा देते हैं बच्चों को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बिना इसके केमिकल बॉन्डिंग का फील नहीं आता, ठीक है। तो थोड़ा बेसिक आइडिया देने की कोशिश की है, पूरा तो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे यहाँ पे हम, लेकिन बस इतना जान लो कि जैसे जैसे तुम शेल नंबर बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे तुम फर्स्ट से सेकंड शेल में जा रहे हो, सेकंड से थर्ड शेल में जा रहे हो, शेल बड़ी होती जा रही है। खुद फील कर लो इस चीज को, शेल बड़ी होती जा रही है तो इलेक्ट्रॉन आने की जो संख्या होगी वो भी तो बढ़ती जाएगी भाई।
Yes, sir. बस सिंपल सी बात है। तो अगर पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, दूसरी में 8 थे, तो तीसरी में 18 होंगे और चौथी में उससे भी ज्यादा होंगे। ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स विच आर केप्ट एट द बॉटम, बॉटम में रखा गया है किसको? बॉटम में हमेशा हमने देखा है एफ ब्लॉक वालों को रखा जाता है, जिनको कहते हैं इनर ट्रांजिशन। ठीक, क्यों इनर ट्रांजिशन? एक तो इनकी आउटर मोस्ट वाली इनकम्प्लीट, फिर उसके अंदर वाली इनकम्प्लीट, फिर उसके भी अंदर वाली इनकम्प्लीट, 3 शेल्स इनकी इनकम्प्लीट होती हैं, इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन बोलते हैं। इनर्ट गैस प्रेजेंट इन द सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड में कौन सी इनर्ट गैस होती है भाई? अभी आपको याद करवाया था, हनी आकर, ठीक है, नियॉन होगी। यस सर। ठीक है भाई, कितना होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन? 2,8। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? 10। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियोडिक टेबल, सबसे बिगिनिंग में कौन सा है? हाइड्रोजन। लिथियम किसके साथ डायगोनल शो करेगा? एग्जैक्टली, मैग्नीशियम। अब डायगोनल का फील आ गया होगा, डायगोनल क्या होती है। अच्छा, सबसे ज्यादा एलिमेंट्स कौन से पीरियड में होंगे? सॉरी, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट पीरियड, जो लॉन्गेस्ट पीरियड होगा उसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट्स होंगे, और जो सबसे ज्यादा एलिमेंट्स होंगे वो किस में होंगे? जिसमें डी ब्लॉक भी आ रहे होंगे और एफ ब्लॉक वाले भी आ रहे होंगे। 32। तो जब डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक वाले सब आ जाएंगे मिला के, उन्हें आप गिनोगे तो वो 32 ही होंगे। ठीक है, यहां से कायदे के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, बेसिकली लॉजिक लगाने वाले। वहां तक तो सब वैसे क्वेश्चन थे कि आपको नॉलेज है, आपने आंसर दे दिया। यहां से स्टार्ट होते हैं वो क्वेश्चन, जैसे आपसे पूछ लेंगे एग्जाम में कि 3 एलिमेंट है, पी क्यू आर, ऐसे रैंडम नाम दे दिया। ठीक है, इन तीनों के ये क्या है? एटॉमिक नंबर। क्या है ये? एटॉमिक नंबर। अच्छा, एटॉमिक नंबर क्या होता है बताइए? एटॉमिक नंबर क्या होता है? पता है? एटॉमिक नंबर के बारे में सुना होगा। यस सर। क्या होता है? गलत जवाब। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, जैसे ये P है, तो P में कितने प्रोटॉन होंगे? 2 प्रोटॉन होंगे। अब इन 2 प्रोटॉन को न्यूट्रल करने के लिए एटम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्योंकि एटम होता है न्यूट्रल, एटम का ना कोई चार्ज होता है ना कुछ। 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, फिर एग्जांपल लेते हैं Q वाला। Q में कितने प्रोटॉन हैं? 10 प्रोटॉन हैं। 10 प्रोटॉन हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी शेल में कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, तो ये तो 2 का 2 ही रहेगा, ये हो जाएगा 2,8। अच्छा, R वाला जो है इसमें कितने? 5 हैं। तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो अब ये बताइए आप कि ये तो लगभग हीलियम ही तो है, ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन। ये क्या है? नियॉन तो है ये। और ये क्या है? 2,3। भाई आपको क्या याद कराया था हमने? थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो। ना मांगो अल्लाह से, उससे ऊपर वाली जो लाइन थी वो क्या थी? ऊपर वाली लाइन क्या थी? नहीं याद आ रहा? हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज। यस सर। ठीक है, तो बोरॉन, क्या ये दोनों सेम पीरियड में होते हैं? हाँ जी, सेम पीरियड में होते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सेम पीरियड में कौन से होंगे, तो सेम पीरियड में होंगे आपके Q और R। ठीक, ये है पीरियोडिक टेबल। मैं हट जाता हूं, देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट लेना होता है ले लो। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं, जो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, वो होते हैं लेफ्ट की तरफ। जो इलेक्ट्रो नेगेटिव हैं, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव आयन बनाएंगे, वो होंगे आपके राइट की तरफ। तो जो लेफ्ट की तरफ होंगे वो होंगे मेटल्स, और जो राइट की तरफ होंगे वो होंगे नॉन मेटल्स। लेकिन कहीं तो इनका मेल मिलाप हो रहा होगा ना, कहीं तो ये मिल रहे होंगे ना जाके। तो जब मिल रहे होंगे तो इनकी प्रॉपर्टीज भी मिल रही होंगी। तो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज कुछ कुछ मेटल की तरह होती हैं, कुछ कुछ नॉन मेटल की तरह होती हैं। तो वो क्या बन जाते हैं बेटा?
मेटलॉइड्स। तो ये है मेटलॉइड्स, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, जर्मेनियम, एंटीमनी और पोलोनियम। तो ये हैं आपके मेटलॉइड्स। सिलिकॉन का नाम तुमने बहुत बार सुना होगा, सिलिकॉन वैली सुना होगा। सिलिकॉन जो होता है वो कंडक्टर होता है। कैसा कंडक्टर होता है भाई? ये हमारी चिप्स में इस्तेमाल किया जाता है, हमारे मोबाइल्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसका बहुत यूज होता है कंप्यूटर साइंस में और उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज में। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मेटलॉइड्स को। मेटलॉइड्स पे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, हायर क्लासेस में मेटलॉइड तो उनका फेवरेट टॉपिक होता है। चलिए अब हम बात करेंगे उन्हीं क्वेश्चंस की जो इस पीरियोडिक टेबल से हमारे रिलेट करते हैं। कोई एलिमेंट एक्स है जो कि सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है। कौन से पीरियड से बिलोंग करता है? सेकंड। ठीक है, और वो किस ग्रुप में है? 16 ग्रुप में है। तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2। सबसे पहले तो ये देखेंगे एलिमेंट कौन सा होगा। बताओ एलिमेंट कौन सा होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन में? 8। पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 6। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पेयर बनाने के लिए तैयार हैं। तो एक ऑक्सीजन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है हाइड्रोजन के साथ बड़ी आसानी से, दूसरा भी हाइड्रोजन के साथ। ये किसका मॉलिक्यूल बन गया है? ये बन गया है वाटर का मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन जो है, सॉरी, जो ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है ना, यस, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। क्या वैलेंसी नेगेटिव भी होती है? नो सर, वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन स्टेट होता है। ठीक है भाई, गुड। अच्छा, इसमें से कौन सा एटॉमिक नंबर जो है वो बेसिक ऑक्साइड है? चलो बेसिक ऑक्साइड के डरो मत इस नाम को देख के, इतना सोच लो कौन सा ऐसा है जो कि मेटल है। हाँ, जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं। पता है क्यों होते हैं? जैसे आप सोडियम लाओ, सोडियम का टुकड़ा लाओ और उसको आप लाइटर से आग से जलाओ, ठीक है? लैब में करना, घर पे मत करना शुरू कर देना, ठीक है? तमाशा हो जाएगा घर में। तो मेटल को आप जलाओ, तो जो मेटल का टुकड़ा है ना, जिसको आप बर्न करोगे फ्लेम पे, उसके बाद जो बचेगा, जो भी पाउडर फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में हो, वो होगा मेटल ऑक्साइड। क्या होगा वो? मेटल का ऑक्साइड। जैसे सोडियम लेकर आए, सोडियम को जलाया तो बना सोडियम का ऑक्साइड। अब ये जो ऑक्साइड बनेगा, इस ऑक्साइड को अगर तुम क्या करो? पानी में डालो। क्या करो? पानी में डालो तो NaOH बनेगा। अब ये NaOH जो होता है, इसमें Na पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है। तो जो OH नेगेटिव होता है, ये क्या होता है? एसिडिक होता है या बेसिक होता है? बेसिक। बेसिक। तो बस मेटल के जो ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे? बेसिक। यस। क्या होंगे? बेसिक। और नॉन मेटल के ऑक्साइड, एक एग्जांपल उठा लेते हैं, चलो SO3 ले लेते हैं, ठीक है? SO3 को पानी में डालो, थोड़ा हीटअप करो, क्या बनेगा? H2SO4 बन सकता है, H2SO3 बन सकता है, ठीक है? तो ये जो बनेगा, ये एसिडिक होता है या बेसिक होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड एसिड होता है या बेस होता है? सल्फ्यूरिक एसिड ऐसा होता है देखने में, देखो ये है सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर, ठीक है? 2 H है, 4 O है और 1 S है, ठीक है? होता क्या है कि O बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो O जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ना, क्या है ये इलेक्ट्रॉन का पेयर? ये इलेक्ट्रॉन पेयर को पूरा का पूरा अपनी तरफ खींचेगा। अगर ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा, अगर ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा, तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एक्स्ट्रा, वो बात अलग है, लेकिन जो बच जाएगा सॉल्यूशन में वो होगा H पॉजिटिव। और ये जो H पॉजिटिव होता है, इसी को हम एसिडिक बोलते हैं। अगर किसी सॉल्यूशन में H पॉजिटिव है तो वो एसिडिक है, OH नेगेटिव है तो वो बेसिक है, ठीक है? तो जो मेटल के ऑक्साइड होंगे वो क्या बनाएंगे? बेस। और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे वो क्या बनाएंगे? एसिड, ठीक? तो ये बेसिक ऑक्साइड हो गए और वो एसिडिक ऑक्साइड हो गए। तो बेसिक ऑक्साइड मेटल वाले बनाएंगे। अब इसमें से मेटल कौन सा है देख लो। डी ऑप्शन है,
सोडियम है 2 8 1, एक इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से दे देगा और Na पॉजिटिव बड़ी आसानी से बना लेगा और स्टेबल भी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप में जब हम नीचे जाते हैं तो क्या क्या होता है, इसका थोड़ा बहुत आइडिया है या नहीं है? यस सर, सर डी ऑप्शन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज। देखो क्या हो रहा है, ग्रुप में जब नीचे जा रहे हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्यों इंक्रीज हो रहा है, बताओ क्यों इंक्रीज होता है मेरे मेटालिक कैरेक्टर? कह तो दिया कि इंक्रीज, इस पर क्यों? सर बिकॉज़ न्यूक्लियर चार्ज सर न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो क्या मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करना चाहिए? पहले ये समझो कि मेटालिक कैरेक्टर होता क्या है। किसी भी एटम का कितनी आसानी से तुम पॉजिटिव आयन बना सकते हो, किसी भी मेटल का, क्योंकि मेटल ही बनाते हैं पॉजिटिव, और तो कोई नहीं बनाता पॉजिटिव। किसी भी मेटल का कितनी आसानी से तुम पॉजिटिव आयन बना सकते हो वो उतना ज्यादा मेटालिक है। जैसे लिथियम का तुम मुश्किल से बना पाओगे पॉजिटिव आयन, सोडियम भी अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, पर सीजियम अपना इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से दे देगा। पर ऐसा क्यों होता है ये पूछ रहा हूं मैं। पॉजिटिव आयन जो बनता है, इसी बनने के कैरेक्टर को मेटालिक कैरेक्टर बोला जाता है, पर ये क्यों बनता है सीजियम का पॉजिटिव आयन इतनी आसानी से? समझो बात को। कौन सा पीरियड है बताइए, कौन सा पीरियड है? सेकंड पीरियड। पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 1, इसमें पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 1। पोटेशियम इसमें बताओ, पहली में 2, दूसरी में 8, फिर 8, फिर 1। तो क्या हो रहा है कि जो न्यूक्लियस है, लिथियम के केस में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पास है कि दूर है? पास है सर। पास। पोटेशियम के केस में, पोटेशियम का केस बना रहा हूं मैं, ठीक है? पोटेशियम के केस में पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, फिर 8 आ जाएंगे, फिर 8 आ जाएंगे और फिर 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन पास है कि दूर है? ये काफी दूर है, काफी दूर है। ये जो न्यूक्लियस है ये बिजी है अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखने के लिए। बाहर के 1 इलेक्ट्रॉन चला भी जाए इसे कोई टेंशन नहीं है, तो ये बहुत आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक? तो एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, इस वजह से मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, इस वजह से मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, ठीक? तो ये मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। आगे और भी क्वेश्चन आएंगे, उसमें जो तुमने बात बोली थी न्यूक्लियर चार्ज वाली वो भी बता दूंगा, और वो बता दूंगा लॉजिक कैसे लगेगा और ये लॉजिक कैसे लगेगा। एटम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 है, ये कौन से पीरियड से होगा, कौन से ग्रुप से होगा? भाई इसमें 3 शेल हैं, 3 शेल हैं तो मतलब 3rd पीरियड से हो जाएगा, ठीक? ग्रुप 2 से होगा, बिल्कुल सही बात है। 2 2 8 2 2 8 2 मतलब कौन सा वाला है मेटल, कौन सा है? मैग्नीशियम। उल्टा कर दिया इन्होंने, खैर छोड़ो, ठीक है? तो नहीं, पूछा भी यही था। तो ग्रुप जो है, ग्रुप कौन सा है? 2nd, और पीरियड कौन सा है? 3rd, ठीक है? कौन सा मेटल जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है? तो पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या, ये बताओ। सर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को खींचोगे तो कटायन बनेगा या आयनाइन बनेगा? सर कैटायन। कटायन बनेगा, ठीक? बहुत स्टेबल होगा, जो बहुत स्टेबल होगा वो तो नहीं चाहेगा अपना इलेक्ट्रॉन दे, चाहेगा या नहीं चाहेगा? नहीं चाहेगा। और जो बहुत स्टेबल होगा वो नहीं चाहेगा, और जिसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा पास होगा वो तो बिल्कुल नहीं अपना इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन क्या है? इलेक्ट्रॉन तो बहुत पास है लेकिन स्टेबल नहीं है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, थोड़ी सी तुमने एनर्जी लगाई और खींच लिया। सीजियम, सीजियम तो इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, कहते भैया लिए जाओ तुम, बस जरा सी एनर्जी, बस कह दो हमसे, कह दो, कहने भर की बात है, हम दे दे रहे अपना इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि ये बहुत दूर है न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट वाला, और यहाँ आउटर मोस्ट वाला न्यूक्लियस के बहुत पास है, ठीक है? लेकिन अगर हीलियम को देखेंगे आप, तो हीलियम जो है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, बहुत पास है और स्टेबल भी है, नोबल गैस है,
चाहेगा ही नहीं कभी मैं इलेक्ट्रॉन दूं, ना कहीं रिएक्शन करेगा, कुछ लेना देना नहीं है, बहुत स्टेबल है। गुब्बारों में हीलियम गैस भरी होती है, उसमें हीलियम के ढेर सारे एटम्स होते हैं, वो किसी से कोई रिएक्शन नहीं करते, मस्त रहते हैं अपने अलग अलग। तो वही है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सबसे ज्यादा खींचने में ताकत कहां लगानी पड़ेगी? हीलियम में। ठीक है भाई। सर अगर लोवेस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल पूछेगा तब? लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल पूछेगा तो ये है अपना, यहां लगा देना टिक। सर इसके नीचे भी फ्रेंशियम है। रेडियो एक्टिव है, पूछेगा ही नहीं। रेडियो एक्टिव के बारे में बात ही नहीं करी जाती किताबों में, उसमें खाली बात होती है इंडस्ट्री के अंदर, किताबों में बात नहीं होती। एग्जाम्पल फ्रेंशियम का देगा ही नहीं, दे दे तो टिक लगा देना, वैसे देगा नहीं। दे दे तो टिक लगा देना, वैसे देगा नहीं। रेडियो एक्टिव है, सारी प्रॉपर्टी सारी कहानी वहां पे बदल जाती है, बहुत एक्सपोनेंशियली चीजें होती हैं वहां पे। ठीक है, वो मटेरियल ही नहीं बचेगा। आप इधर फ्रेंशियम तैयार करोगे, फ्रेंशियम कोई नेचर में पाया नहीं जा रहा है, आप फ्रेंशियम तैयार करोगे, इधर फ्रेंशियम खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, रेडियो एक्टिव है वो। पूछेगा तो बता देना कि फ्रेंशियम, पर पूछेगा ही नहीं। ठीक है, थ्योरेटिकल किताबें हाथ नहीं डालती रेडियो एक्टिव में जल्दी। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स एज पर देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग का मतलब तो पता ही होगा ना, पहले ज्यादा फिर कम फिर उससे कम फिर उससे कम, डिक्रीजिंग ऑर्डर। और क्या बताना है? एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज यहां पर एटॉमिक रेडियस से लिया गया है, सेम ही चीज है। तो अब आप बताइए कि सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज किसका होगा? पहले तो है कौन ये समझो। ये सारे के सारे हैं किस जगह के? ये सारे के सारे किसी एक पीरियड के लग रहे हैं? लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं? यस सर। किस पीरियड के लग रहे हैं? थर्ड पीरियड। थर्ड के लग रहे हैं ये। अब ये सारे के सारे थर्ड के हैं, ये कार्बन नहीं है थर्ड का, ध्यान रखना। सारे के सारे थर्ड के हैं। जब हम अलोंग द पीरियड चलते हैं, जब हम अलोंग द पीरियड चलते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, घटता है या सेम रहता है? सर घटता है, डिक्रीज। क्यों घटता है? बिकॉज़ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज तो उस केस में भी इंक्रीज हो रहा था, मेटल वाले केस में, पर रेडियस बढ़ रहा था, नीचे जा रहे थे। देखो शेल नंबर वही रही, पीरियड का मतलब क्या है? शेल नंबर। शेल नंबर वही है। जैसे एक एग्जांपल उठा लेते हैं सोडियम मैग्नीशियम का। सोडियम जो है उसके इलेक्ट्रॉन है 281, ठीक है। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और तीसरी में 1 इलेक्ट्रॉन। और दूसरा एग्जांपल उठा लेते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? पहली में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? हाँ भाई, यहाँ 11 प्रोटॉन थे, यहाँ कितने प्रोटॉन थे? 12। ये जो 11 प्रोटॉन हैं, ये सारे मिल के, ये 11 प्रोटॉन सारे के सारे मिल के सारे इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं अपनी तरफ। ठीक, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन पे जो आउटर मोस्ट वाला होता है, इस पे 11 लोग अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहे होंगे, भले ही वो अंदर वालों पे भी लगा रहे होंगे, इस पे भी लगा रहे होंगे। और इन वालों पे कितने लगा रहे होंगे? 12। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वो बढ़ रहे हैं, तो दूर दूर के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेंगे अपनी तरफ। अब शेल नंबर तो इंक्रीज नहीं हुई, शेल नंबर तो इंक्रीज नहीं हुई, तो अब क्या होगा? तो ये थोड़े से अंदर की तरफ सिकुड़ जाएंगे, श्रिंक करेंगे, या फिर अंदर की तरफ थोड़े से दबेंगे। और अगर वही एग्जांपल ले लें सिलिकॉन का, तो सिलिकॉन में कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन होंगे भाई बताओ? 14 हो जाएंगे। 14 प्रोटॉन ज्यादा पावरफुल होंगे 12 के कंपैरिजन में। तो जो थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको और ज्यादा, भले 4 इलेक्ट्रॉन है, उनको बहुत अच्छे से खींचेंगे तो वे बहुत छोटे हो जाएंगे। तो अलोंग द पीरियड जब आप बढ़ोगे तो शेल नंबर तो वही है, तो थोड़ा सा साइज कम हो जाएगा। तो सोडियम से कम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कम सिलिकॉन, सिलिकॉन से कम सल्फर। यहां तक तो कहानी ठीक थी। फिर ये कार्बन कहां से आ गया? कार्बन वो एटम है या कार्बन वो एलिमेंट है जिसमें खाली 2 शेल है, और इसमें कितनी शेल थी? 3। तो 3 शेल वाला हमेशा 2 शेल वाले से क्या होगा? ज्यादा ही साइज का होगा। तो बस ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो, इसको ऐसे याद रखना कि जैसे जैसे हम जा रहे हैं इधर, वैसे वैसे शेल वही है, शेल नंबर सेम है, न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो साइज क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं ग्रुप में, वैसे वैसे शेल नंबर बढ़ रहा है। शेल नंबर बढ़ रहा है तो साइज एकदम से ग्रो करेगा, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। ठीक है भाई।
जब शेली नंबर बढ़ गया, जब सेकंड शेल से हम थर्ड शेल में चले गए, तो ऑब्वियसली रेडियस तो बढ़ ही जाएगा। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है, न्यूट्रियल गैसियस आइटम, ये बात याद रखना, ये हमेशा तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा, कहीं लिखना हो तो यही लिख कर आना। न्यूट्रियल गैसियस आइटम मतलब एक आइटम है, जैसे सोडियम भी है, तो सोडियम को क्या करना है, सोडियम को पहले अलग अलग आइटम्स को अलग अलग कर लेना है, सोडियम का एक आइटम ले लेना है, ठीक, उस एक आइटम को गैसियस स्टेट में, और न्यूट्रल होना चाहिए, कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, उसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन आप माइनस करोगे, उसमें से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन माइनस करोगे तो बनेगा सोडियम का पॉजिटिव चार्ज, ठीक। वो जो एक इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे, उसको निकालने में क्या एनर्जी लगेगी, वो एनर्जी लगेगी आयोनाइजेशन एनर्जी या कुछ और लगेगी, बताओ। सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक आइटम से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया खींच के, तुमने खींचा तो क्या बनेगा, कटायन बनेगा या नहीं बनेगा। सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक, और उसमें से तुमने वो इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अब सोडियम की ऑक्टेट, जैसे सोडियम है, सोडियम में 2 है, 8 है और 1 है, यही तो होता है सोडियम, पहली शेल में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 1। अब इसमें से तुमने क्या किया, इसमें से तुमने एक इलेक्ट्रॉन घटा दिया, एक इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर निकाल लिया, अब क्या बना, सोडियम पॉजिटिव। कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी ये पॉजिटिव सोडियम बनाने के लिए, उस इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए, वो तो बंधा हुआ है ना, कोई चीज बंधी हुई है उसे तोड़ने के लिए कुछ तो पावर लगती है, कुछ तो एनर्जी लगती है, वो एनर्जी लगती है, उस एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन, आपने उसका आयन बना दिया, आपने उसका आयन बना दिया। अगर कोई एटम, जैसे अभी आपने बोला एफिनिटी, अगर कोई एटम जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, 2, 8 और 7, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 प्रोटॉन होते हैं, 2, 8, 7 कॉन्फ़िगरेशन है, पहली शेल में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करता है, ये चाहता है, देखो क्लोरीन है, अब ये तो ऐसा करेगा नहीं कि सातों के सातों दे दे, ये तो बहुत मुश्किल हो गया ना, 7 इलेक्ट्रॉन निकालते रहो निकालते रहो निकालते रहो, एटम मना कर देगा, भाई हम नहीं दे रहे। लेकिन इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी और ये रिलेटिवली स्टेबल हो जाएगा। तो ये जब एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करेगा ना, तो स्टेबल हो जाएगा, और स्टेबल होगा, खुश होगा, बहुत ज्यादा खुश होगा, और ये एनर्जी लगानी नहीं पड़ेगी, ये एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक। जो एनर्जी वो रिलीज करेगा वही एनर्जी कहलाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है प्यार करना, अफेक्शन होना, एफिनिटी होना। तो एफिनिटी किसको होगी, क्लोरीन को होगी ना भाई, वही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रोक के रखेगा ना, यही तो इलेक्ट्रोनिगेटिव है, या फ्लोरीन हो गया, ठीक है, या ऑक्सीजन हो गया, यही तो इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, और जब खींचेंगे तो कुछ एनर्जी लूज करेंगे, वही एनर्जी कहलाएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब पूरे टॉपिक में हम चले जाएंगे तो इसमें भी आधा 1 घंटा लग जाएगा, बहुत अच्छे से अगर डिस्कस करें, लेकिन ये समझ के चलो कि जब इलेक्ट्रॉन तुम निकाल रहे हो तब आयोनाइजेशन एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन मिल रहा है किसी आइटम को और जो एनर्जी अपने आप निकल रही है, ठीक, वो है इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी, ठीक है भाई। अब ये बात, बहुत छोटा सा सवाल है कि हैलोजेंस की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताइए। 7। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप, ये तो पता ही होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 10वां, ये जो ग्रुप्स हैं इनके एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, ट्रांजिशनल एलिमेंट, क्योंकि ये डी ब्लॉक वाले होते हैं। और डी ब्लॉक वालों में एक चीज बताई थी कि जो बाहर वाली शेल होती है वो भी इनकम्प्लीट होती है, और जो उसके अंदर वाली शेल होती है वो भी इनकम्प्लीट होती है, ठीक है। यस सर। इनको एक ऑर्डर में लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर के। कौन से कैरेक्टर के, नॉन मेटालिक, ठीक। नॉन मेटालिक और मेटालिक अभी समझाया था कि जो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में है वो मेटल्स हैं, और जो राइट साइड में है वो क्या है, नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर में जब इन्हें लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, ये देख लो कि कौन कितना लेफ्ट में है, कौन कितना राइट में है, काम हो जाएगा। या फिर ये देख लो कौन कितना इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, कौन कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, काम हो जाएगा। सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कौन है ये बताओ, जो सबसे राइट में है, फ्लोरीन, ठीक है भाई। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, खत्म कहानी, ठीक है।
ये भी नॉन मेटालिक है, ये भी नॉन मेटालिक है, ये सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक है, ठीक, और ये सबसे कम नॉन मेटालिक है, लिथियम बेरिलियम। क्यों? क्योंकि ये मेटालिक है। तो कहानी मेटालिक से शुरू होकर कहां जा रही है? नॉन मेटालिक की तरफ। ठीक है भाई, एलिमेंट्स हैं 4 ऐसी रैंडम ले लिए PQRST, इनके एटॉमिक नंबर हैं। वो एलिमेंट्स बताने हैं जो सेम ग्रुप से बिलोंग करते हो, कुछ नहीं करना है। पहले वाला 9 है, 9 का बनाते हैं 2,7, ठीक है भाई। यस सर। Q का बनाते हैं 2,8,1, फिर R का बनाते हैं 2,8,7, फिर S का बनाते हैं 2, बोलते जाओ, 2 होगा भैया, और T का होगा 2,8,3, 12 है ना भाई? यस सर। ठीक है। कौन सा ऐसा पेयर है जो कि सेम ग्रुप में आ रहा है? ध्यान देना का ऐसा ना हो कि वहां पीरियड तुम्हें दिखे और तुम ग्रुप के पीरियड के चक्कर में गलत हो जाए, नंबर कट जाए। कौन सा ऐसा है बताओ, बताओ भाई। आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। हाँ भाई, P एंड R, इसमें भी आउटर मोस्ट में 7, इसमें भी आउटर मोस्ट में 7। ये क्या है? फ्लोरीन, ये क्या है? क्लोरीन, और फ्लोरीन के नीचे क्या आता है? क्लोरीन, और फिर ब्रोमीन, और फिर आयोडीन। फसल बर्री, ठीक है। यस सर। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव कहां तक अप्लीकेबल हुआ? ये वहां तक अप्लीकेबल हुआ जहां तक कहानी बहुत आसानी से और शांति से चल रही थी, जहां से डी ब्लॉक वाले नहीं आए थे। जैसे डी ब्लॉक वाले आते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव फेल हो जाता है। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है वो शुरू के 20 एलिमेंट्स तक रहा, उसके बाद खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। ठीक, कैसे याद रहता था ये? ना मांगो अल्लाह से, क्या था ये? ना मांगो अल्लाह से, क्या ना मांगो? पेप्सी, कोला, सोडा और कीमती कार। कीमती मतलब के, पोटेशियम, Ca कैल्शियम। बस यहीं तक कहानी है 20 की, ठीक है भाई। यस सर। Among these elements, the element with the least electronegativity। अब ये समझो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। अभी अभी मैंने बताया कि कोई ऐसा आइटम है जो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और नेगेटिव आयन बना लेता है, तो हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत अच्छी है इसकी, फौरन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अगर इसको कहीं इलेक्ट्रॉन दिख गया ये अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट नहीं है, याद रखना ये बात। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है कि आप अपनी शेल में इलेक्ट्रॉन को बैठा लो। जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले ले, अपनी शेल में बैठा ले, F निगेटिव हो गया। Cl है, Cl निगेटिव हो गया। तो जब ये निगेटिव बनेगा ना तो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, वो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज समथिंग डिफरेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है वो समझो। देखो, जब ये नेगेटिव आयन बनाते हैं तब ये किस टाइप के कंपाउंड बनाते हैं? तब ये बनाते हैं LiF, Li पॉजिटिव, F निगेटिव, NaCl, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। तो ये किस टाइप के कंपाउंड बना रहे हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये बना रहे हैं आयनिक कंपाउंड। क्या बना रहे हैं? आयनिक कंपाउंड, वो कंपाउंड जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। लेकिन हमें क्या बात करनी है? हमें बात करनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तब आती है जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में दो आइटम्स में शेयर कर रखे हो। क्या कर रखे हो? शेयर कर रखे हो। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। क्या यहाँ कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव होता है? ना। क्या ये आयनिक कंपाउंड है? ना। फिर क्या है भाई? बॉन्ड बन रहे हैं, कोवेलेंट कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल है। अब ये जो कोवेलेंट कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? बताओ, किसकी? ऑक्सीजन की। तो ये क्या करेगा? ये थोड़े से शिफ्ट कर लेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ क्या कर लेगा? खींच लेगा, ठीक। तो जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में आप राइट की तरफ जाओगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता जो है वो बढ़ती जाएगी। तो इन गिवन 4 ऑप्शंस में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? फ्लोरीन। एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं, वो सुनो।
आओ, ये सबसे ज्यादा तो फ्लोरीन होगा और सबसे कम कौन सा होगा? लिथियम। ठीक है, क्योंकि ये तो बेचारा मेटल है, ये तो पॉजिटिव आयन बनाने के लिए बैठा हुआ है, ये तो बिल्कुल इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होगा, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा। द लॉन्गेस्ट ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कौन सा ग्रुप होगा सबसे लंबा इन चारों में से? ये वाला। क्यों? क्योंकि इसमें एस ब्लॉक के भी होंगे, डी ब्लॉक के भी होंगे, एस के भी होंगे और पी के भी होंगे, सारे एलिमेंट्स होंगे। एक चीज बतानी है मुझे, लास्ट में याद दिला देना, फ्लोरीन जो है उसका इलेक्ट्रो एफिनिटी क्लोरीन से कम होती है, ये चीज याद दिला देना, बतानी है मुझे, लास्ट में बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। ठीक है। ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर गिवन बिलो। भाई वही अपने दिए गए, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बोलो मेरे साथ, बैगन, आलू, थैला। कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? वो जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, वो जिसका रेडियस कम होगा। किसका रेडियस कम होगा? बोरॉन का कम होगा या थैलियम का कम होगा? नीचे शेल नंबर बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है, तो कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इन सब में से? बोरॉन। इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम इज 283, 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहली शेल में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 3 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन थैलियम की आउटर मोस्ट शेल में होंगे? बताइए। थैलियम, बिल्कुल सब में सेम इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी तो सबको सेम ग्रुप में डाला गया। यस सर। ठीक है भाई, ये पीरियड टेबल फिर से देख लो, अगर कुछ डाउट है इसमें से पूछो। ठीक है, स्नैपशॉट नहीं लिया था तो फिर से ले लो, बार बार काम आएगा। डिटरमाइन द नेचर ऑफ एलिमेंट इन द बोरॉन फैमिली। अब ये देखो बोरॉन फैमिली है, बोरॉन में ये जो था वो क्या था? मेटल की नॉन मेटल? नॉन मेटल। ये मेटेलॉइड है, ना तो ये मेटल है ना ये नॉन मेटल है। बोरॉन क्या है? मेटेलॉइड। और बाकी नीचे वाले क्या हैं? मेटल। ठीक, बाकी नीचे वाले मेटल हैं और बोरॉन क्या है? मेटेलॉइड। कुछ मेटल के कैरेक्टर और कुछ नॉन मेटल के कैरेक्टर हैं इसके अंदर। ठीक, तो एक्सेप्ट बोरॉन ऑल आर मेटल्स। मेटालिक कैरेक्टर जो होगा बोरॉन के ग्रुप के, अगर राइट में आप जाओगे, बोरॉन के कहां जाओगे आप? राइट में। जैसे बोरॉन का ग्रुप है ये, इसके आप राइट में गए तो मेटालिक कैरेक्टर घट रहा है कि बढ़ रहा है? सर घट रहा है। घट रहा है, क्योंकि नॉन मेटल आ रहा है, थोड़ा सा मेटलॉइड आ रहा है, तो घट रहा है मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, तो बोरॉन के आप राइट में जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर जो होगा वो घटेगा, कम होगा। फिर ये कुछ एलिमेंट आ गए इनके, ये न्यू, अच्छा इस बार क्या किया है? इस बार इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की बात नहीं करी गई है, मास नंबर दिया है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया है। मास नंबर तो पता ही होगा क्या होता है, बताओ मास नंबर क्या होता है? बताओ भाई, मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये होता है तुम्हारा मास नंबर। ठीक, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, कभी नहीं होता मास नंबर। इलेक्ट्रॉन का मास से कोई लेना देना नहीं है। जो सोडियम का मास है, जो सोडियम पॉजिटिव का मास है वही सोडियम का मास है, जो Cl का मास है वही Cl नेगेटिव का मास है। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आए या जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इतना हल्का होता है, इतना हल्का होता है कि एक प्रोटॉन के सामने एक इलेक्ट्रॉन बिल्कुल समझ लो नेग्लिजिबल है, उसका वजन ही नहीं है, उसका कोई वेट ही नहीं है प्रोटॉन के सामने। लेकिन जो एक न्यूट्रॉन होता है वो लगभग प्रोटॉन के बराबर ही होता है। ठीक, जैसे अगर प्रोटॉन, मान लो एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं, ऐसा असलियत में नहीं होगा, अगर प्रोटॉन 2000 किलो का है, कितने किलो का है? 2000 किलो का है, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो होगा 700 ग्राम का या 1 किलो से भी कम का। तो 1 kg से भी कम अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो 2000 के सामने तो नेग्लिजिबल है ना भाई, तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। इससे भी ज्यादा डिफरेंस होता है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है। लेकिन जो प्रोटॉन होता है वो न्यूट्रॉन के मास के बिल्कुल बराबर होता है, बिल्कुल बराबर होता है। ठीक है, एक 19-20 का फर्क है लेकिन मेजर फर्क नहीं है। तो जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है, इनका ही जो मास होता है वो आपस में मिलता है और क्या बना लेता है? पूरे एटम का मास बन जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि
सोडियम का मास 13 है, सॉरी हम ये कहते हैं सोडियम का जो मास नंबर है वो 23 है, ठीक है। तो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ? 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं सोडियम में। और सोडियम में अगर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो फिर उसका एटॉमिक मास जो होता है वो 23 कैसे हो जाता बताओ? क्योंकि एटॉमिक मास जो है वो दो चीजों से बना है, किससे? प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। तो 11 प्रोटॉन होंगे तो कितने न्यूट्रॉन होंगे? 12 न्यूट्रॉन होंगे, तब जाके बनेगा सोडियम का एटॉमिक मास 23। तो अगर न्यूट्रॉन 12 होंगे और मास नंबर 23 है तो प्रोटॉन कितने होंगे? देखो 23 जो है वो दो चीजों से मिलकर बना है, एक 12 और दूसरी चीज क्या होगी? न्यूट्रॉन। अभी समझे नहीं आप, रुको फिर से बताते हैं। मास जो है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, प्रोटॉन के मास से और न्यूट्रॉन के मास से, ठीक है। दोनों का मास बराबर होता है, जो मास प्रोटॉन का है वो न्यूट्रॉन के मास के क्या है? बराबर, ठीक। तो अगर दो प्रोटॉन होंगे, अगर 2 प्रोटॉन होंगे तो 2 न्यूट्रॉन होंगे। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिला के कितने बना लेगा मास? 4 यूनिट। कितना बना लेगा भाई बोलो? 4 यूनिट बना लेगा नहीं बना लेगा? मैं हीलियम का केस ले रहा हूं। हीलियम में कितने प्रोटॉन होते हैं? 2। कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 2। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलकर कितना मास बना लेंगे? 2 + 2 मतलब 4। 4 क्या? 4 यूनिट। अभी इसे आप समझो यूनिट, इसे AMU भी लिख देते हैं कहीं कहीं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि 1 प्रोटॉन 1 AMU के बराबर है, 4 प्रोटॉन 4 AMU के बराबर है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है? इक्विवेलेंट, ठीक है। अब सोडियम की बात करते हैं। सोडियम का जो मास है वो है 23, उसमें न्यूट्रॉन है 12, तो प्रोटॉन कितने होंगे? 11। अगर 11 प्रोटॉन होंगे तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज के होंगे, तो एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11। अगर इलेक्ट्रॉन 11 है तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन लगेगा? 2 8 1, ठीक है भाई। तो P कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। यस सर। अच्छा, अब Q की बात करें। Q में कितने प्रोटॉन होंगे? 20 - 10 प्रोटॉन होंगे, ठीक है। इसमें कितने प्रोटॉन होंगे? 17। यस सर। इसके प्रोटॉन जितने होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे या नहीं होंगे? यस सर। तो 2,8 ये क्या हो गया? नियॉन है ना ये। और 17 का क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है? 2,8,7 क्या है ये? क्लोरीन है ना ये। और ये क्या था? सोडियम। तो ये है सोडियम, ये है नियॉन और ये है क्लोरीन। अब क्वेश्चन हो गया हमारा आसान। अब जो चाहो उनसे सवाल पूछ लो आप। किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं ये तीनों? सोडियम किस ग्रुप से बिलोंग करता है बताओ? सर फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है। और ये नियॉन 18वें से, और क्लोरीन 17 ग्रुप से। तो ये आंसर हो गया हमारा। अब कैसा भी सवाल आ जाए लॉजिक लगाओ, जवाब निकाल दो। किस पीरियड से बिलोंग करते हैं? सोडियम किस पीरियड से बिलोंग करता है भाई? सबसे पहले हाइड्रोजन आता है, हाई हेलो वाला, फिर लिथियम आता है, लिसन वाला, फिर लीना की। तो ये कौन सा पीरियड हो गया? थर्ड पीरियड हो गया। यस सर। सोडियम थर्ड पीरियड, नियॉन सेकंड। बहुत आसान है, हीलियम के जस्ट नीचे नियॉन आ जाएगा, थर्ड सेकंड, और ये आर थर्ड। तो 3 to 3 आंसर हो जाएगा। कहीं दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है। इनमें से अल्कली मेटल कौन है और नोबल गैस कौन है और हैलोजन कौन है? बताइए। अल्कली मेटल कौन है? अल्कली मेटल पता है किसे कहते हैं? यस सर। किसे कहते हैं बताइए? सर फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर। अल्कली का मतलब क्या होता है?
Sir, bases which are soluble in water. विच आर सॉल्युबल इन वाटर। अच्छा चलिए देखते हैं क्या होता है अल्कली का मेटल। तो अल्कली हो जाएगा सोडियम, ये नोबल गैस हो जाएगा, और वो हैलोजन हो जाएगा। ठीक है, अल्कली, नोबल एंड हैलोजन। अगर हमसे पूछा जाए कौन से वाले हैं तो हम मैच करा सकते हैं। फिर वही सेम सवाल आ गया। ठीक, इसमें एलिमेंट्स बताने हैं कौन कौन से हैं। तो पहले वाले में इलेक्ट्रॉन निकाल लो, प्रोटॉन निकालो, इलेक्ट्रॉन निकालो, बात बराबर है। 11, 10, 17 सोडियम, नियॉन और क्लोरीन। सोडियम, नियॉन और क्लोरीन, ऑल आर करेक्ट। अब ये कुछ इस टाइप के कॉम्प्लिकेटेड सवाल आ जाते हैं जहां पे पूरा टेबल आ जाएगा। तो इसमें तुम्हें वो जो मैंने याद कराया था ना वो याद होना चाहिए। ली के बाद क्या आता है? लिथियम के बाद क्या आता है भाई? ली ना की रूबी से फ्रेंडशिप। ठीक, सोडियम के बाद क्या आता है? लिसन, बेरिलियम, बोरॉन, बे, मग, बैगन, आलू, गाजर, इन, बे, मग का, ठीक है, 15वें पे नाइट्रोजन। अब हम देखते हैं सवाल हमसे क्या कर रहे हैं। हमसे ये पूछा गया है सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है। तो रिएक्टिव जो होते हैं वो होते हैं आपके, रिएक्टिव कौन होता है बताओ? रिएक्टिव कौन होता है? Metals. मेटल्स। क्यों होते हैं रिएक्टिव? Because they can lose electron. इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करते हैं मेटल, इतनी जल्दी करते हैं कि हवा तक से रिएक्शन कर लेते हैं। ये आप मेटल को खाली हवा में रख दो, सोडियम को, थोड़ी देर बाद देखोगे पता हो कि यार ये तो खत्म हो गया, खराब हो गया, इस पे जंक लग गया, क्या हो गया। हो सकता है टेम्परेचर ज्यादा हो तो आग लग जाए। ठीक है, तो इतना फर्क पड़ जाता है। पानी में डालोगे तो बहुत तेज रिएक्शन करेंगे, तो बहुत रिएक्टिव होते हैं ये। और इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? जो सबसे ज्यादा मेटालिक होगा, मतलब सबसे नीचे वाला। अब पूछा गया है सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा है। तो ये नॉन मेटल की लिस्ट है। नॉन मेटल में जो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा वो सबसे ज्यादा नॉन मेटल होगा, रिएक्टिव। तो ऊपर फ्लोरीन होगा, फिर क्लोरीन होगा, फसल बर्री, फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये होगा फसल बर्री में फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव। यहां पर 4 एलिमेंट्स बताए गए हैं, L, Q, R और T, और पूछा गया है कि ये कौन सी फैमिली आती है। तो ये तो बहुत बार हम लोगों ने भी स्टार्टिंग से कर लिया। ये कौन सी फैमिली होती है फसल बर्री की? हैलोजन फैमिली। ठीक है, वो देख लो हैलोजन फैमिली। अच्छा, डिटरमाइन द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन ईच केस अकरिंग इन ग्रुप 2, 13 एंड 15। ठीक है, सेकंड ग्रुप में कौन सा आ रहा है, 13 में कौन सा आ रहा है, 15 में कौन सा आ रहा है। सेकंड ग्रुप में कौन कौन से आते थे? लिथियम के बाद क्या आ जाता है? कैल्शियम। लिसन, बीबीसी न्यूज। कौन सी वाली न्यूज? बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। ठीक है, तो कौन से आएंगे? बेरिलियम आएगा सबसे पहले। बे मग का सर बड़ा, या बे मग का सर बड़ा, या बेगम का सर बड़ा। वो गम को मग कर दो, बस उल्टा कर दो उसको। ठीक है, तो सेकंड ग्रुप में हो गए हमारे ये बेमग का सर बड़ा। ठीक, उसके बाद हमारे 13 ग्रुप में कौन से हो गए भाई? कार्बन। शशि कहाँ गए थे? शशि गए थे, बताओ। शशि गए थे अपने बेटे के साथ, कहाँ गए थे? पब में गए थे, शशि गेसन पब। ठीक है, 13 और 15 में कौन से आएंगे? ना पूछो ऐसे सब भाई। ना पूछो ऐसे सब भाई। तो कौन से ऐसे तुम्हें लग रहे हैं जो कि इन तीनों ग्रुप में मैच कर रहे हो? भाई सेकंड ग्रुप में तो ये मैग्नीशियम मैच कर रहा है, और तो कोई है नहीं। तो ये काट दो, ये काट दो, ये काट दो। तो अपना आंसर क्या हो गया? पहला वाला ए। ठीक है, एक्स वाई जेड की वैलेंसी पूछ ली है भाई। इनकी वैलेंसी तो 1 होगी ना, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और पॉजिटिव आयन बना लेंगे, उसके बाद रिएक्शन कर जाएंगे। ठीक है, तो इनकी वैलेंसी क्या होगी? 1। क्यों? क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। तो इनकी वैलेंसी हो गई 1। कुछ बेसिक सवाल अगर इसमें डाउट आ रहा है तो फिर अभी भी क्लियर कर लो, क्योंकि बस क्वेश्चन इसी लेवल के आएंगे तुम्हारे एग्जाम्स में, इसी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर, अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात करें
तो हम जा रहे हैं लेफ्ट से राइट। कहां जा रहे हैं? लेफ्ट से राइट। तो लेफ्ट से राइट जाने पे जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर होगा वो बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, अब आयन बनाना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है, ताकत लगानी है, बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा, ठीक है। एटॉमिक साइज बढ़ेगा या कम होगा? डिक्रीज होगा। बिल्कुल सही बात। क्यों? क्योंकि शेल वही रहेगी और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते चले जाएंगे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे अपनी तरफ, साइज को कम करेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन दिया और जल्दी से एक्सेप्ट कर लिया, बहुत खुश हो गए, तो बढ़ेगी या घटेगी? इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगी, बिल्कुल सही बात है। अभी तो उधर वाले नेगेटिव होंगे। सेकंड पीरियड की अगर हम बात करें, सेकंड पीरियड तो याद हो गया, अब तो याद हो गया होगा ना सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड की अगर हम बात करें तो सेकंड पीरियड में कौन कौन आता है? लिथियम, लिथियम के बाद लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, बन गया अपना सेकंड ग्रुप। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा खुश कौन होगा इसमें से बताओ? जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और ये कभी बेचारा इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, नियॉन कभी इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहेगा। कौन लेना चाहेगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन के आइटम को जैसे ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा, बहुत सारी एनर्जी फ्लोरीन का आइटम क्या करेगा? रिलीज करेगा। बहुत सारी एनर्जी क्या करेगा? छोड़ेगा, बहुत खुश होगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, अगर अक्रॉस द पीरियड हम चल रहे हैं, अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है। सही। अगर हम ग्रुप में नीचे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है या घटती है? डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता डिक्रीज करेगी। सही, ठीक है। अच्छा ये बताओ, यहीं पे आ जाते हैं। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी? फ्लोरीन। किसकी? फ्लोरीन। फ्लोरीन, अच्छा। और सबसे कम किसकी होगी? आयोडीन। आयोडीन की। अभी इसको लास्ट में मुझसे कहना, मुझे याद दिला देना लास्ट में, इसके बारे में बताऊंगा तुम्हें। स्पेशल केस है ये, बहुत स्पेशल केस है ये, इसके बारे में डिस्कस करेंगे लास्ट में। याद दिला देना मुझे कि हाइड्रोजन्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सर कैसे चेंज होती है। एक्चुअल में क्लोरीन की ज्यादा होती है, फ्लोरीन की कम होती है। क्लोरीन की ज्यादा होती है, फ्लोरीन की कम होती है। लास्ट में मुझे याद दिला देना, बताऊंगा, ठीक है, अलग से। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो घटेगी डाउन द ग्रुप जाने पर। इन द पीरियोडिक टेबल अल्कली मेटल्स को कहां रखा गया है? ग्रुप 1 में। ठीक, अल्कली मेटल कहते किसे थे? अभी हम लोग बात कर रहे थे। अल्कली वो होते हैं जो बेस बनाते हैं, अल्कली वो होते हैं जो अल्कलीज बनाते हैं। ये जो वर्ड है ना अल्कली, ये वर्ड आया है अरेबिक वर्ड से। उन लोगों ने क्या किया था? उन लोगों ने पोटैश ढूंढ लिया कहीं से। पोटैश नहीं होता है, वो पेड़ वेड़ खराब हो जाते हैं, जल जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, उनकी ऐश जो होती है वो ऐश पानी के साथ मिल जाती है, पोटैश एलम बनता है। तो इसको कभी मार्केट में जाके भी खरीद सकते हो पोटैश को। पोटैश के ऊपर बहुत काम किया। होता क्या था कि पोटैश को पानी में डालते थे, घुल जाता था, फिर किसी भी एसिड पे अगर आप उसको डाल देते हो तो वो एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है, उसकी एसिडिटी खत्म हो जाती है। तो हुआ ये था कि जो पहले ग्रुप के एलिमेंट्स थे, वो NaOH, LiOH ये बना रहे थे, KOH। तो OH निगेटिव क्या होता है? बेस। तो ये बेस जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, उसे न्यूट्रलाइज करेगा और सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, दिख रही है स्क्रीन आपको? जैसे लिथियम सॉलिड है, अब सॉलिड को आपने पानी में डाला, तो सॉलिड को आपने पानी में डाला तो Li पॉजिटिव का एक आयन बनेगा और OH निगेटिव का आयन बनेगा। ठीक है, ये पानी में घुल जाएगा, ये आयन अलग अलग अपने तैरते रहेंगे मजे से, और हाइड्रोजन गैस जो होगी वो उसके अंदर से रिलीज हो जाएगी। तो ये जो LiOH, KOH, NaOH ये बनेगा ना, इन्हीं को अल्कलीज बोलते हैं। और यही अल्कली जब किसी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, जैसे यहाँ पे जो NaOH है वो एक अल्कली है। ठीक, NaOH क्या है? एक अल्कली है। और किस मेटल से बना है? सोडियम से बना है। तो सोडियम कौन सा मेटल हो गया? अल्कली बनाने वाला मेटल, मतलब अल्कली मेटल। HCl के साथ इसने रिएक्शन करी और क्या बना लिया? सॉल्ट।
और पानी का एक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये होते हैं अल्कली जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो अच्छा ठीक है, आगे बढ़े, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं बस। ठीक है, हैलोजन्स की प्रॉपर्टीज पूछी गई हैं। भाई हैलोजन क्या होते हैं, मेटालिक कि नॉन मेटालिक? नॉन मेटालिक। अगर हैलोजन्स नॉन मेटालिक होते हैं तो ये जो प्रॉपर्टी है ये मैच नहीं करेगी एग्जांपल्स में? यस सर। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम में, आ भी सकता है कि नियरली जीरो किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ग्रुप 3 में नियरली जीरो जब भी पूछा जाए, हीलियम, नियॉन, हनी, आकर, ठीक है, तो इन लोगों की जो होगी वो नियरली जीरो होगी। क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये इलेक्ट्रॉन नहीं चाहते अपने पास है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसमें से किसकी होगी? सबसे ज्यादा होगी इसमें फ्लोरीन की। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, अगर हम फिर वही सवाल, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होती है? बढ़ जाती है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन सा होगा इसमें से? कार्बन होगा, क्योंकि नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है। न्यूक्लियस यहाँ पे पास में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ न्यूक्लियस के दूर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा विद रेफरेंस टू वेरिएशन प्रॉपर्टी। जनरली क्या होता है? जनरली एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है लेफ्ट से राइट जाने पे या घटता है? घटता है, तो ये तो नहीं हो सकता। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा? यस सर। ठीक है, हो गया अपना जवाब। असर्शन रीजन के कुछ सवाल हैं, क्या पता है तुम्हें असर्शन रीजन इस तरीके से सवाल आते हैं, इसके बारे में अंदाजा है? यस सर। ठीक है, चलो इन सवालों पे बाद में आएंगे, पहले कुछ दिखा देते हैं तुम्हें। अभी तक हम ये कह रहे थे ना कि अल्कली बहुत रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा अल्कली रिएक्शन बहुत तेज करते हैं, पानी के साथ भी बहुत रिएक्टिव होते हैं, घुल जाते हैं। तो कैसी रिएक्शन होती है वो देखो। जब पानी में लिथियम को आपने डाला, ठीक है, पानी में आपने लिथियम को डाला तो LiOH बन जाएगा और H2O गैस निकलेगी। यहाँ पे चल क्यों नहीं रहा है? ये भी चल नहीं रहा है, कुछ वीडियोस हैं। जब पानी को आप डालते हो, सॉरी, जब किसी भी मेटल को आप डालते हो तो वो जो मेटल होता है वो घुल जाता है पानी में। ठीक है ना, ये वीडियोस पड़ी हुई थी, ये भी चल नहीं पा रही है, अलग से इसका दिखा देंगे हम, अलग से डाल देंगे पब्लिक करके इसको। और बहुत ज़्यादा गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ये। ठीक है ना, तो इसलिए कहते हैं कि अल्कली बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अच्छा, इसका सवाल, इसका बताओ क्या होगा आंसर? मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसमें एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था और पीरियोडिक टेबल बना ली थी। तो ये पहला स्टेटमेंट तो ठीक है, असर्शन तो ठीक है। उसके बाद जो रीज़न है वो देखिए आप। एटॉमिक वेट क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं या कुछ और होता है? H2 और S4, बिल्कुल सही जवाब। आपके ऑलमोस्ट सारे के सारे जवाब ठीक हैं, सारे के सारे ऑलमोस्ट। मतलब शायद ही एक दो जगह हो जहां पर आपको डाउट आया हो, बाकी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा मुझे कहीं से भी। पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं और 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। ठीक है ये बात या गलत है? सर सही है। नीचे इसका दे रखा है रीजन कि भाई जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उन्हें हम पीरियड्स कहते हैं, जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, और ये क्यों होते हैं? ये हाईलाइट करते हैं रेगुलर ट्रेंड इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड दैट इज नोन एज पीरियोडिक टेबल। रीजन भी सही है और ये सही एक्सप्लेन कर रहा है रीजन इसको। ठीक है ना, तो रीजन सही भी है लेकिन एक्सप्लेनेशन करेक्ट है या नहीं करेक्ट है वो भी देखना पड़ेगा हमें। हो सकता है रीजन सही हो पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो। ठीक है, अगर मान लो यहीं पे रीजन कुछ और होता दिया हुआ, रीजन ये दिया हुआ होता कि डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है, तो वो रीजन तो सही होता अपने आप में,
लेकिन क्या वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता? नहीं, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता। तो वहां पे सेकंड वाला ऑप्शन आ जाता। The recurrence of the elements with similar properties after the regular interval when these are arranged in increasing order of their atomic number। Periodicity की definition है बेसिकली, ये बिल्कुल सही है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लगाओगे एटॉमिक नंबर से तो वो रिपीट करने लगेंगे। ठीक है, क्यों होती है पीरियोडिसिटी? सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है पीरियोडिसिटी। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, ये भी सही है, मतलब असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है और उसका एक्सप्लेनेशन भी एकदम करेक्ट है। इसी वजह से तो होती है कि भाई लिथियम में भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर है, सोडियम में भी एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, पोटेशियम में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। ये लुईस डॉट बनाया है मैंने तीनों का। लुईस डॉट में ऐसे ही तो बनाते हैं। यस सर। वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। जैसे ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा तो ऑक्सीजन की 2 हो गई, फ्लोरीन 1 हाइड्रोजन से करेगा तो फ्लोरीन की 1 हो गई। लेकिन क्या ये पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकती है? ये बताइए। नो सर। नहीं हो सकती। ठीक है, ग्रुप 1 की वैलेंसी 1 ही होगी, ग्रुप 2 की वैलेंसी 2 होगी। ये तो सही बात है, 2 इलेक्ट्रॉन है, वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो A is false and R is true। ठीक है। Assertion, metallic character refers to the tendency of metal to lose their valence electron। भाई metallic character का मतलब ये होता है कि आप जो है वो मेटल के एटम से मेटल का कटायन बना रहे हो, पॉजिटिव आयन बना रहे हो, तो वो हो गया उसका मेटालिक कैरेक्टर। जैसे जैसे हम ग्रुप में जाते हैं नीचे वैसे वैसे कटायन बनना क्या होता है? आसान या मुश्किल? बहुत आसान है, इतना आसान हो जाता है कि कहने की बात नहीं। तो मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होता है? बढ़ता है। ठीक, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज मत बोल देना, वहां पे स्टार्टिंग में न्यूक्लियर चार्ज बोला था आपने। तो मेटालिक कैरेक्टर जो होता है, ठीक है, उसका मतलब है कि लेवल ऑफ रिएक्टिविटी, कौन मेटल कितना तेजी से रिएक्ट करेगा, कौन मेटल कितना तेजी से क्या करेगा? रिएक्ट करेगा किसी के भी साथ, हवा के साथ, पानी के साथ या एसिड के साथ। ठीक है, तो मेटालिक कैरेक्टर का मतलब वो लेवल ऑफ रिएक्टिविटी। इट इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप एंड डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड। बिल्कुल सही बात है, अक्रॉस अ पीरियड जाओगे तो आप नॉन मेटल बन जाओगे, नीचे जाओगे और मेटालिक हो जाओगे, तो ये दोनों ही ठीक होंगे, है ना? यस सर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कटायन इज समटाइम स्मॉलर और समटाइम लार्जर। कैसा होता है कि कोई मेटल है उसका कटायन बना तो वो कभी उससे छोटा भी हो सकता है, कभी उससे बड़ा भी हो सकता है। ऐसा होता है क्या? ऑलवेज स्मॉलर। तो ये असर्शन तो गलत हो गया। अब पढ़े या ना पढ़े सवाल पता तो है ही आंसर क्या आने वाला है। एनायन इज लार्जर देन द पेरेंट। एनायन जो होगा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फैल जाएगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे? नया इलेक्ट्रॉन आ गया, आप रिपल्शन करेंगे तो शेल जो होगी वो थोड़ी सी फैल जाएगी। ठीक है, एक्सपेंड हो जाएगी। A is false and R is true। ठीक है भाई। नॉन मेटल्स यूजुअली हैव लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। बताओ ये सही स्टेटमेंट है या गलत है? फॉल्स। क्यों? आयोनाइजेशन पोटेंशियल नॉन मेटल्स का बहुत ज्यादा होगा, मेटल्स का कम होगा। तो ये फॉल्स है और ये ट्रू है। ठीक है, ये हो गया। ये एटॉमिक साइज के हिसाब से समझाया गया है कि जैसे जैसे साइज कम हो रहा है वैसे वैसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। बस साइज से रखो, साइज का उल्टा है बस। तीसरे पीरियड में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है आर्गन की वो नियरली 0 है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए कोई एफिनिटी नहीं है। तो ये तो सही हो गया असर्शन। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी निकलती है तब जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए, किसमें? न्यूट्रियल गैसियस आइटम में। ये वर्ड याद रखिएगा आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर ये नहीं लिखा है, अगर ये नहीं लिखा है डेफिनेशन में तो वो आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं है। ठीक है, टू फॉर्म गैसियस आइटम फ्रॉम अ मोनोवैलेंट नेगेटिव आयन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नोबल गैसेस की इसलिए 0 होती है क्योंकि उनका ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कंप्लीट होता है उनका ऑक्टेट, वो ऑक्टेट में ही होते हैं। तो रीजन भी ठीक है, असर्शन भी ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन पूरा का पूरा कर रहा है। अच्छा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड सुना है कभी तुमने? आइसो इलेक्ट्रॉनिक? नो सर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक वो होते हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। आइसो मतलब सेम और इलेक्ट्रॉनिक मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2,6 2,6। ठीक। अच्छा, फ्लोरीन में कितने हैं? 2,7। ठीक है, और नियॉन में 2,8। अगर फ्लोरीन निगेटिव होता तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2,8।
यस सर। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी तरह होता? नियॉन की तरह। नियॉन की। जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है उसको हम बोलेंगे कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो सेम है। जहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है वो हो गए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज। अब Mg++ जो है मैग्नीशियम प्लस, इसमें 20 होता है इसका एटॉमिक नंबर। 20 होता है, कितना होता है? 12 होता है। 12 होता है इसका एटॉमिक नंबर। और Mg++ में क्या बन जाता है? 2,8। तो नियॉन की तरह बन गया। सोडियम पॉजिटिव किसकी तरह बन गया? 2,8। नियॉन की तरह बन गया। F निगेटिव किसकी तरह बन गया? 2,8। O2 निगेटिव किसकी तरह बन गया? 2,8। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किसकी तरह बन गए? नियॉन की तरह। तो सारे के सारे क्या हो गए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। रीजन दिया गया है एलिमेंट्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं क्योंकि सब के सब 8 इलेक्ट्रॉन है। एलिमेंट्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ए सही बताओ। लो गलत जवाब है। गलत है, बताओ कैसे? ये नहीं है जवाब इसका, ये गलत है। ये लगाया गया था कंफ्यूज करने के लिए। बताओ क्या गलती है? और यही गलती करते हैं सब लोग। सारे के सारे जो हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन हैं, 8 नहीं है। यही लिखेगा और मिस्टेक करके चले जाओगे। आउटर मोस्ट में भले ही 8 होंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने सब में? 2 + 8 10। ठीक है, तो ये ट्रू है और ये फॉल्स है। ठीक है, ये गलत है, ये सही है। समझे बात को? यस सर। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को अल्कली बोलते हैं क्योंकि ये OH वाले कंपाउंड बनाते हैं। कैसे? जैसे NaOH, KOH। तो ये क्या हो गए? अल्कलीज। अल्कली का मतलब क्या हो गया कि इन्हें एसिड के साथ डाला तो एसिड को न्यूट्रलाइज करके बना लेंगे सॉल्ट और वाटर। ठीक है। अल्कली मेटल वो होते हैं जो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। ऐसा लिखा हुआ है पर ऐसा होता नहीं है। जरा से सोडियम के टुकड़े को अगर पानी में डालोगे ना पूरा घुल जाएगा, आग लगा देगा। ठीक है, ब्लास्ट भी हो सकता है। सी ऑप्शन। अब ये है, ये वीडियोस थी यहाँ पे चल नहीं रही है इस वाले सिस्टम पे, हमारे सिस्टम पे वहां पे चल रही थी। खैर कोई बात नहीं, अलग से डाल देंगे इसकी वीडियोस बना के कि अगर किसी मेटल को आप डालोगे पानी में तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। घुल जाते हैं बेसिकली। घुलने के साथ साथ इनके जो आयंस होते हैं वो पूरी तरीके से घुल जाते हैं, कलरलेस होते हैं, कोई कलर वलर नहीं दिखता और बहुत तेज एनर्जी निकलती है। बहुत तेज एनर्जी निकलती है, पूरा ये फ्लास्क हिल जाता है। ठीक है। बैगन, आलू, गाजर, थैला। सबसे ज्यादा मेटालिक कौन है? सबसे नीचे वाला। सबसे नॉन मेटालिक ऊपर वाला। ठीक है, तो थैला हो जाएगा हमारा मेटालिक। इसमें इतने ही क्वेश्चन थे। मुझे लगता है ये काफी पीरियोडिक टेबल को कवर कर लिया गया है काफी हद तक हर एंगल से। अगर आपको लगता है कहीं से छूटी है या कुछ और डाउट्स हैं तो वो पूछ लो या फिर बंद करें। हाँ जी, हाँ चलो अच्छी बात है, याद था तुम्हें, गुड। देखो अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब ये होता है कि आपको एक इलेक्ट्रॉन मिला, वो इलेक्ट्रॉन आपकी शेल में आ गया, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो गई नेगेटिव। क्यों? पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, समझाया था स्टार्टिंग में। यस सर। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पहले क्या थी? कुछ भी नहीं, फिर क्या हो गई? नेगेटिव। तो सिस्टम की एनर्जी अगर नेगेटिव हुई है तो सिस्टम के अंदर से कोई ना कोई एनर्जी एमिट हुई होगी, तो कोई ना कोई एनर्जी निकलेगी। वो जो एनर्जी निकलेगी उसी एनर्जी को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं। ठीक, आप ये समझो बात को। फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2,7 ये सब 2,7 इलेक्ट्रॉन थे फ्लोरीन में। ठीक है, फ्लोरीन की होती है सेकेंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, क्लोरीन की बात करें, अगर क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन में कितने होते हैं? 2,8,7।
ठीक, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी शेल में 8 और तीसरी शेल में 7। अच्छा ये बताओ, तीसरी शेल थोड़ी बड़ी नहीं लग रही है? होता यह है कि जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो क्या बनेगा? F नेगेटिव। जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड हो गया और यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड हो गया, तो यहां जो इलेक्ट्रॉन ऐड होता है उसका इलेक्ट्रॉन 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 से रिपल्शन बहुत ज्यादा है। रिपल तो करेंगे, निगेटिव निगेटिव रिपल है, लेकिन जगह नहीं है, लेकिन जगह नहीं है, लेकिन जगह नहीं है कि रिपल करेंगे जाएंगे कहां? ठीक है, रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, तो रिपल्शन की वजह से क्या होगा? अनस्टेबिलिटी आएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, वहीं अगर क्लोरीन की बात करें तो यहां पे जगह बहुत ज्यादा है दोनों इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचने में बहुत माहिर है, ये भी बहुत माहिर है। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, कौन? क्लोरीन, तो यहां जगह बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत कम होगा। इसे इस तरीके से समझो तुम कि तुम्हारे सर हैं, ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और उनकी क्लास लगी हुई है। ठीक, उनकी क्लास में एक बेंच पड़ी है जिसपे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट बैठा है, दूसरा बैठा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां भी बैठा है। चलो, बेंच लगी हुई है, 7 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है। टीचर इतना अच्छा पढ़ा रहा है कि स्टूडेंट जो है वो खींचे चले आ रहे हैं इसके पास, लेकिन स्टूडेंट जो है वो खींचे चले आ रहे हैं। अब हुआ क्या कि जो 8वां स्टूडेंट जैसे ही आके यहाँ बैठेगा ना, ये आपस में क्या होंगे? धक्का मुक्की करने लगेंगे। करने लगेंगे या नहीं करने लगेंगे? तो ये जो है स्टेबल नहीं हो पाएगी बेंच, ये डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन वहीं दूसरे टीचर है, वो भी इन्हीं की तरह ही है, जैसा ये पढ़ाते हैं लगभग लगभग वैसा वो भी पढ़ाते हैं, लगभग लगभग। उनके यहाँ बहुत बड़ी बेंच लगी हुई है, बहुत बड़ी बेंच लगी हुई है, बहुत लोगों के बैठने की जगह है। तो यहाँ पे जब एक इलेक्ट्रॉन आएगा या एक स्टूडेंट बाहर से आएगा तो वो बहुत आराम से बैठ जाएगा। दोनों एक ही ग्रुप के हैं, दोनों हाइड्रोजन फैमिली के हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन। तो फ्लोरीन जो है उनके पास जो बेंच है, जो जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन आएगा वो बहुत कम है, लेकिन जो क्लोरीन है उनके पास जो बेंच है, जो जगह है जहां पे क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन अलग से आएगा, क्लोरीन नेगेटिव बनेगा, वो जगह बहुत ज्यादा है। ठीक, इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आता है, और उस थोड़े से डिफरेंस के चक्कर में जो पैटर्न आना चाहिए था कि सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यही होनी चाहिए थी ट्रेंड के हिसाब से। लेकिन क्योंकि फ्लोरीन जो है उसकी सेकंड शेल बहुत छोटी है, सेकंड शेल में बहुत कम जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन भर गए, 7 इलेक्ट्रॉन, 8वां आएगा, रिपल्शन होगा ही होगा। ठीक है, इतना रिपल्शन होगा कि थोड़ी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। मतलब क्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा क्लोरीन, उससे कम फ्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और उससे कम आयोडीन। अब मैं तुम्हें बताता हूं, ये तो मैंने तुम्हें ऐसा समझा दिया जैसे किसी 6th क्लास के बच्चे को भी आप ऐसे समझा सकते हो। अब बताता हूं वो लॉजिक जो कि ऑफबाउ का है। अब सुनो, पहली जो शेल होती है उसमें s ऑर्बिटल होती है। ऑर्बिटल का मतलब ये समझ लो कि एक ऐसा डब्बा है जिस डब्बे के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। क्या रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक पहला ऐसे बना दिया, दूसरा ऐसे बना दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर आपको? नो सर। ठीक, जो दूसरी शेल है उसमें s ऑर्बिटल भी है और p ऑर्बिटल भी है। इसकी s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और p ऑर्बिटल में रह सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन बताओ? नहीं भाई, p ऑर्बिटल में है, p ऑर्बिटल जो है वो 3 है, px x एक्सेस पे, y एक्सेस पे और z एक्सेस पे, इसमें भी 2-2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, तो टोटल रह सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो थर्ड शेल होती है, जैसे फ्लोरीन में क्या था, फ्लोरीन में कहानी यहीं तक थी और क्लोरीन में कहानी आगे बढ़ी। क्लोरीन में थर्ड थी तो थर्ड में s भी होगी, ठीक है, p भी होगी और कुछ एम्प्टी, कुछ खाली कमरे होंगे। क्या होंगे? कुछ खाली कमरे, वो होगी 3d ऑर्बिटल्स, उसमें 5 कमरे खाली होंगे। इतनी बड़ी शेल होती है क्लोरीन की, फ्लोरीन के सामने, कि फ्लोरीन के पास सेकंड शेल में सिर्फ 4 कमरे होते हैं। कितने कमरे हैं? 1, 2, 3 और 4।
F नेगेटिव बना, सारे के सारे भर गए, आपस में रिपल्शन करने लगे। लेकिन जब क्लोरीन है तो क्लोरीन के भी जब ये भर जाएंगे चारों के चारों, क्लोरीन नेगेटिव बनेगा, तो जगह इतनी ज्यादा है ना, ये डी ऑर्बिटल आप देख रहे हो, ये सब खाली जगह है, ये खाली एरिया है। आप अभी ऑर्बिटल को अगर आपकी मतलब सिलेबस में नहीं है, नहीं पढ़ाया गया है, तो आप इतना समझ लो कि अगर पहली शेल में एक कमरा होता है तो दूसरी शेल में कितने कमरे होते हैं? 4 कमरे। 4 कमरे, एक कमरे में 2 लोग, ठीक है। एक पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरी शेल में कितने कमरे होते हैं? 4 कमरे। 4 कमरों में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। और तीसरी शेल में 4 ये और 5 और कमरे बताते हैं, डी, हाँ 9 कमरे हो जाते हैं टोटल। तो जगह ज्यादा है, जहां जगह ज्यादा होगी वहां पे रिपल्शन कम होगा। जैसे पहले मैंने तुम्हें बेंच के हिसाब से समझाया एग्जांपल देके कि एक बेंच है जहां पे कम बच्चे बैठे, जहां पे बच्चे बैठे हुए, जगह बहुत कम है, टीचर बहुत अच्छा है, बच्चा क्लास करना चाहता है पर जगह बहुत कम है, धक्का मुक्की हो रही है, वहां पे जाने से बेटर वो उसकी क्लास में जाना पसंद करेगा जहां पे टीचर लगभग सेम है, लगभग सिमिलर है, लेकिन जगह बहुत ज्यादा है, कंफर्टेबली वहां पे रह सकता है। इसीलिए ऐसा जो ट्रेंड सोचा गया था कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, वैसे तो ये लोग सबसे ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रो एफिनिटी, क्योंकि इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं सब सारे के सारे, और यहाँ पे क्लोरीन जो है वो थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर देता है फ्लोरीन के कंपैरिजन में। आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा, बताइए सर। इस प्रकार से प्रोटीन के पास भी तो सर इसकी साइज बड़ा है ना प्रोटीन का, तो इसके पास तो सर तो इसके पास भी मीन ज्यादा एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। नाइस, गुड। फ्लोरीन में जब हम बात करते हैं तो पहली शेल की बात आती है और दूसरी शेल की बात आती है। क्लोरीन की जब बात करते हैं तो पहली शेल, दूसरी शेल और तीसरी शेल की बात आती है। जब हम बात करेंगे ब्रोमीन की, अब शेल कौन सी हो गई? पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। याद है तुम्हें स्टार्टिंग में जब अल्कली मेटल पढ़ लेते तो क्या पढ़ लेते कि जैसे ही नीचे से ऊपर जाते हो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि शेल का साइज बढ़ता है, रेडियस बढ़ता है, वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट में होता है वो बहुत दूर होता है। तो यहाँ पे सेम लॉजिक लगेगा जैसा लगता आ रहा था, जो पूरे पीरियोडिक टेबल में जो लॉजिक हमने सोचा पूरे पीरियोडिक टेबल में वो हर जगह सेम होता है, सिर्फ एक जगह पे आके फेल हो जाता है, फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में, और कहीं फेल नहीं होता। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली निकाली गई है वैल्यूज, और एक्सपेरिमेंटली वैल्यूज जब निकाली गई सोचा यह था कि फ्लोरीन की ज्यादा होगी, सोचा यही था सबने, पर हुआ क्या कि क्लोरीन की ज्यादा निकल आई। अब बहुत टेंशन में आ गए सब लोग कि ऐसा क्यों होता है। फिर कहीं आगे जब साइंटिस्टों को पता चला कि भाई यहां पर तो क्लोरीन की जो थर्ड शेल है उसमें बहुत ज्यादा स्पेस खाली है, और क्योंकि सेकेंड शेल और थर्ड शेल थोड़ी थोड़ी दूरी पे है, ठीक है, चौथी शेल आ जाएगी, जैसे पहले से दूसरी, तीसरी और चौथी शेल तो काफी दूर होगी ना, वहां पे तो वो लॉजिक नहीं लग सकता। तो चौथी जो शेल होगी वो तो बहुत दूर है, वो तो सिंपल बात है, जैसा हम बचपन से पढ़ते आ रहे थे वही लगेगा। लेकिन यहाँ पे शेल दूसरी और तीसरी है सिर्फ, तो दूसरी और तीसरी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तभी मैंने तुम्हें एग्जांपल में क्या बताया था कि एक टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है और एक सिमिलर टीचर है वो भी बहुत ही अच्छा पढ़ाता है, ठीक है, थोड़ा 19-20 का फर्क होगा बस, लेकिन एक जगह बिल्कुल नहीं है क्लास में, भरी पड़ी है क्लास, और दूसरी जगह बहुत है क्लास में, तो वहां पे कंफर्टेबली चले जाओगे, जगह बहुत कम होगी, अपने डाउट भी पूछ लोगे। जहां भरा पड़ा है सब कुछ वहां पर बहुत मुश्किल होगी सस्टेन करने में, है या नहीं? यस सर। तो बस ये स्पेशल केस है, इसे चाहो तो याद रखो, तुम्हारे 11th क्लास का क्वेश्चन बनता है, जेई का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को वो बचपन से 10th में जो पढ़ा हुआ है ना इस पर टिक मार के चले आएंगे, पर ये गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? क्लोरीन फिर ब्रोमीन, बाकी सब सेम रहे। हाँ, एक काम करना, गूगल करना और ये देखना कि फ्लोरीन गैस देखने में कैसी होती है, क्लोरीन गैस देखने में कैसी होती है, ब्रोमीन गैस देखने में कैसी होती है, और आयोडीन गैस देखने में कैसी होती है। जब मैं गैस बोल रहा हूं तो तुम मुझे बोलो कि सर ये गैस नहीं होती है। क्या तुम्हें पता है या नहीं पता ये बात? आयोडीन जो होता है, जैसे Br2 लिख देते हैं हम लोग, I2, आयोडीन जो होता है ये गैस नहीं होता है, ब्रोमीन भी गैस नहीं होती है।
सिर्फ क्लोरीन और फ्लोरीन गैस होती हैं। इसलिए जो इनके कैरेक्टर्स होते हैं इनको तुम आसानी से कंपेयर कर सकते हो, जो हमने यहाँ पे किया। ब्रोमीन एक लिक्विड होता है, जैसे तुमने बीटाडीन देखा होगा उसी कलर का होता है, उससे थोड़ा सा हल्के कलर का होता है, बीटाडीन में थोड़ा पानी मिला दो उस कलर का होता है ब्रोमीन, एक लिक्विड होता है, ठीक है। ये गैस नहीं होता है नॉन मेटल लेकिन लिक्विड है, गैस नहीं है। आयोडीन जो होता है वो ना लिक्विड होता है ना गैस होता है, आयोडीन होता है सॉलिड, ये भी नॉन मेटल है लेकिन सॉलिड है। अभी क्लास खत्म हो जाए तो गूगल करना कि भाई ये दिखने में कैसी होती है, क्या येलो कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है, बताना, ठीक है ना। अगली क्लास हो तो बताना कि सर इसका कलर क्या होता है। हाँ जी सर, ये येलोइश ग्रीन कलर गैस क्लोरीन। हाँ, क्लोरीन का कलर देखना। फ्लोरीन का कलर बताओ। सर फ्लोरीन का नहीं पता है, गूगल करो, अभी क्लास खत्म हो जाए उसके बाद करना सर्च, फिर ये देखना कि ब्रोमीन देखने में कैसा होता है और आयोडीन, ठीक है ना। यस सर। ये सॉलिड होता है, सॉलिड, और ये होता है लिक्विड। है सॉलिड लेकिन मेटल नहीं है। अच्छा, तुम्हें ये पता है कि जो मेटल होते हैं वो सॉलिड ही क्यों होते हैं, बताओ। सर नहीं पता है। अच्छा देखो, मेटल जो है, कोई खाली जगह नहीं मिलेगी क्या, ये मिल गई, समझो बात को। मेटल में हमेशा हमें क्या बताया जाता है, जिसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है या दो इलेक्ट्रॉन है, तीन की बात अभी नहीं करते हैं, तीन की बात नहीं करते हैं, एल्यूमिनियम पे कभी नहीं जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है या दो इलेक्ट्रॉन है वो तुम्हारे मेटल है, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, है या नहीं? यस सर। ठीक है, तो जो तुम्हारे अल्कली मेटल हैं उनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। एग्जाम्पल दो, सोडियम, कॉन्फ़िगरेशन 281, सबसे पहले न्यूक्लियस, उसके बाद दो इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या है वो सुनो। सोडियम का जो एक एटम है वो सोडियम के दूसरे एटम के पास है, वहीं सोडियम का तीसरा एटम भी है और वहीं सोडियम का चौथा एटम भी है। अब जो मैं गोले बनाने वाला हूं उन गोलों का मतलब ये होगा कि मैं बनाऊंगा Na पॉजिटिव। क्या बनाऊंगा? Na पॉजिटिव मतलब क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये है तुम्हारा Na पॉजिटिव, इमेजिन करो बस इसे अभी, ये है एक Na पॉजिटिव, ठीक। इसके बगल में एक और Na पॉजिटिव है, इसके बगल में यहां पर एक और Na पॉजिटिव है, इसके बगल में यहां एक और Na पॉजिटिव है, ठीक है भाई। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है जो कि ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है। चारों लोग क्या कर रहे हैं? इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहे हैं। इसके बगल में एक और Na पॉजिटिव है, इसके बगल में एक और Na पॉजिटिव है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है और ये चारों इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये लोग पुल कर रहे हैं, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होगा, ये पुल कर रहे हैं। तो बेसिकली तुम्हें लग रहा है ये जाल बिछता हुआ चला जा रहा है। तो ये जाल ऐसा होता है कि जैसे मान लो एक क्यूबॉइड है, उस क्यूबॉइड में यहां पर अगर एक Na रखा हुआ है, यहाँ Na रखा 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 है, बीच में कहीं इलेक्ट्रॉन है और सारे के सारे मिलकर उस इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। और ऐसे करोड़ों अरबों या उससे भी ज्यादा एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन को सब एक दूसरे अपनी तरफ खींच रहे हैं। आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन को सारे के सारे जो है वो अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो वो जो बॉन्ड बना के रखते हैं ना, वो एक इलेक्ट्रॉन को सब एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं, उस बॉन्ड को बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। और इसीलिए ये मेटल का स्ट्रक्चर सॉलिड होता है, क्योंकि एक Na पॉजिटिव, दूसरा Na पॉजिटिव, तीसरा Na पॉजिटिव, चौथा Na पॉजिटिव, और सारे के सारे क्या कर रहे हैं? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है, इनके कौन से इलेक्ट्रॉन है? इनके आउटर मोस्ट वाले ही इलेक्ट्रॉन है। ऐसा नहीं है कि एक सोडियम एटम अपने इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, वो बगल वाले को भी खींच रहा होगा। तो ऐसे एक सोडियम एटम जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन जो होंगे उन 6 को कम कम पावर से खींच रहा होगा। ऐसे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है, सारे के सारे सोडियम जब खींचेंगे तो वो आपस में एक दूसरे से क्या रहेंगे? कनेक्टेड रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे। तो वो बना लेंगे बॉन्ड, उस बॉन्ड को बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। और ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको बोलते हैं लैटिस। क्या बोलते हैं इसको? लैटिस। इसको जब समझाया जाता है तो एक और तरीके से, ये जो इलेक्ट्रॉन जो है, जो ये भी शेयर करेगा, ये भी शेयर करेगा, ये भी शेयर करेगा, ये भी शेयर करेगा, इस इलेक्ट्रॉन का जो लोकेशन है ये फिक्स्ड नहीं होती है, ये वाइब्रेट करता रहता है अपनी जगह पे। क्या करता रहता है?
वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट करता रहता है, इसीलिए बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकेलाइज्ड है। क्या है इलेक्ट्रॉन? डीलोकेलाइज्ड। डीलोकेलाइज्ड, डीलोकेलाइज्ड, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन हमारा है डीलोकेलाइज्ड तो इसका मतलब क्या होगा? सिंपल सी बात है, इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन का एक समुंदर है, इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है, और उस समुंदर में एटम्स रखे हुए हैं, इस तरीके से बनता है लैटिस। समझ रहे हो बात को? यस सर। तो जब किसी मेटल के पास आप चार्ज लगा दोगे, एक तरफ पॉजिटिव प्लेट लगा दोगे, एक तरफ निगेटिव प्लेट लगा दोगे, तो इलेक्ट्रॉन जो डीलोकेलाइज्ड हैं, जो वाइब्रेट कर रहे थे, वो निगेटिव्स की तरफ से निकल के कहां जाने लगेंगे? पॉजिटिव की तरफ। और तभी मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। और जब आप हीट करोगे तो क्या होगा? इनका वाइब्रेशन क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो हीट को क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे और मेटल गर्म हो जाएंगे। इसीलिए मेटल जो होते हैं वो हीट को कंडक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। समझ रहे हो बात को? यस। बाकी हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। हो सकता है तुम्हें मजा आए उसमें। यस सर। क्या नाम भाई तुम्हारा? सर मेरा नाम पटेल। अच्छा ठीक है पटेल साहब, अच्छा लगा आपसे बात करके। जी भाई, टाइम आपको बता दिया जाएगा, ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है ना, जो भी टाइम रहेगा, क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स हैं और भी टीचर्स हैं। ओके भाई, चलो।